हे गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज तो पहले ही आ गए आप कि पहले नहीं आना था? 26 को पेपर है सर। 26 को 2 क्लासेस रखें या 3? फिर बताओ। 4 रख दो सर, 4। 4 27 को, 4 26 को, दोनों दिन 2-2 क्लासेस। बढ़िया, मजा आएगा, है ना? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं ये देख रहा हूँ यार, आरबीआई असिस्टेंट सभी ने फिल नहीं किया। रीजन क्या है? सभी बच्चों ने क्यों नहीं फिल किया आरबीआई असिस्टेंट? कम वैकेंसीज देख के? वैकेंसीज कम, कट ऑफ। अच्छा, एक बार क्लास में जो बच्चे हैं उनमें से जिन्होंने फिल किया है वो ट्रू पे क्लिक कर दो, जिन्होंने फिल नहीं किया वो फॉल्स पे क्लिक कर दो। जिन्होंने फिल किया फॉर्म आरबीआई असिस्टेंट का, ट्रू पे क्लिक कर दो। जिन्होंने नहीं किया फिल, वो फॉल्स पे क्लिक कर दो। आरबीआई असिस्टेंट का फॉर्म जिन्होंने फिल नहीं किया है वो फॉल्स पे क्लिक कर दो, जिन्होंने फिल किया है वो ट्रू पे कर दो। क्या आप बात कर रहे हो यार तुम लोग? तुमने आरबीआई असिस्टेंट का फॉर्म क्यों नहीं फिल किया? एलिजिबिलिटी छोड़ो। एलिजिबिलिटी वाले लोग थे तो कोई दिक्कत नहीं है। तुमको पता है 2 साल बाद आया है ये पेपर? कोई बात नहीं, जितनी तैयारी थी उतनी में जाके कोशिश तो करके देखते। एज ओवर हो गई है, ओके। एलिजिबिलिटी के लिए नहीं कह रहा मैं, एलिजिबिलिटी जिनकी नहीं है वो तो क्या ही करोगे करके। बट फिर भी जिन्होंने सिर्फ ये सोच के नहीं फिल किया कि कट ऑफ ज्यादा है, कट ऑफ ज्यादा जाती है, वैकेंसीज कम है, भाई इसकी तो इतनी रहती है हर बार, और इससे इजी एंट्री नहीं है आरबीआई के अंदर कोई भी। एसबीआई पीओ के बाद अगर कोई आरबीआई असिस्टेंट क्रैक करता है ना, वो एसबीआई पीओ छोड़ देता है आरबीआई असिस्टेंट के लिए। आरबीआई इतनी बड़ी रेगुलेटरी बॉडी में जब किसी को नौकरी मिलती है तो वो छोड़ देता है भाई। आरबीआई में 3 साल बाद पेपर होगा, वो 3 साल बाद तुम वो इंटरनल पेपर देके ग्रेड बी ऑफिसर वहां पे लग सकते हो, मैनेजर लग सकते हो सीधा। बाहर से आरबीआई ग्रेड बी करने की बजाय अंदर से करते हैं जब, तो काफी सही रह जाता है। चलो कोई बात नहीं, अब आगे का देखते हैं, पुरानी बातों का जिक्र करके कोई फायदा नहीं है। ये क्वेश्चन करके दिखाओ सभी फटाफट से। चलो 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 चलो, बातें बहुत हो गई। बातें ज्यादा नहीं, काम ज्यादा। ये करके दिखाओ।
डिफरेंट सवाल है ये। कहते हैं कि एक यहाँ पे ना एक कार पार्किंग है, उसके अंदर कार्स भी खड़ी हैं और बाइक्स भी खड़ी हैं, दोनों तरह के व्हीकल्स खड़े हैं। अब कार के अंदर कितने, 4 व्हील्स होते हैं, बाइक के अंदर 2 व्हील्स होते हैं। स्टेपनी नहीं गिननी है यहाँ पे, हमने बेसिक जो व्हील्स हैं उसकी बात की जा रही है। कार में 4 व्हील्स होते हैं, बाइक में 2 व्हील्स होते हैं। अब वो देखा, कहते जब हमने व्हीकल्स की गिनती की ना, व्हीकल्स कितने हैं, तो हमको दिखाई दिया 250 व्हीकल्स हैं। मतलब बाइक्स और कार्स मिला के जब देखे ना तो टोटल आए 250। अब हमें ये नहीं पता कितने बाइक्स कितनी कार्स, पर कहते जब हमने टायर गिने ना, तो टायर गिने तो हमें मिले 650। टायर में गिने तो कितने मिले हमें, 650। 650 टायर, 650 टायर्स मिले हमें। ठीक है यार, इसको 2 तरीकों से करके दिखाऊंगा मैं आपको, बहुत प्यारे प्यारे दोनों तरीके हैं। फोकस बना के रखना, बस फोकस की कमी नहीं होनी चाहिए। पहले तो देखो, या तो कार है या है बाइक, या तो कार है या बाइक है। अगर कार है तो उसमें कितने टायर हुए, 4। अगर बाइक है तो उसमें कितने हुए, 2। ओवरऑल अगर आप देखोगे एवरेज नंबर ऑफ टायर्स कितने हैं, टोटल टायर 650, टोटल व्हीकल 250। 5 से काट दिया 13, 5 से काट दिया 5, तो एवरेज नंबर ऑफ टायर्स पर व्हीकल आ गए 13/5। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एलिगेशन लगा दो, तो मैंने कल ही समझाया तीनों को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो मैं तीनों को 5-5 से गुना कर रहा हूं। कर दिया, तो ये 5-5 खत्म, ये आ गया 20, ये आ गया 10, ये आ गया 20, ये आ गया 10। तो 20 माइनस 13 आ गया 7, 13 माइनस 10 आ गया 3। तो नंबर ऑफ व्हीकल्स की रेशियो आ गई 3:7। ठीक है, ये क्या लगाया मैंने, ये लगाया मैंने एलिगेशन। क्या लगाया बच्चों, एलिगेशन लगाया। 3:7 की रेशियो आ गई। हमने बताना है कार्स कितनी है, तो हमने ये जो 250 टोटल व्हीकल्स थे, 250 टोटल व्हीकल्स को 3:7 में ब्रेक कर दिया, मुझे मिलेगा 75, और मुझे मिलेगा 375, हाँ जी, मुझे मिलेगा 75 और 175। 175 तो कार्स हैं, 175 बाइक्स हैं। 75 कार्स आंसर आ गया। दूसरा मैं जो लगाऊंगा इसके अंदर, उसको लगाऊंगा मैं, उसका नाम है इंक्लाइंड एलिगेशन। क्या नाम है बच्चों, इंक्लाइंड एलिगेशन। इंक्लाइंड एलिगेशन क्या कहता है, इंक्लाइंड एलिगेशन का क्या कहना है। इंक्लाइंड एलिगेशन कहता है कि आप एक तरफ टोटली झुक जाओ, पहले झुक जाओ आप कार की तरफ। आप मान लो, आप मान लो कि 250 व्हीकल्स है ना, आप मान लो कि 250 की 250 गाड़ियां हैं, कार हैं। अगर 250 की 250 गाड़ियां हुई, 250 की 250 कार्स हुई, तो कितने व्हीकल, कितने हो गए टायर्स टोटल, 1000 टायर्स हो गए। फिर दूसरी तरफ अब आप बाइक्स पे इंक्लाइन हो जाओ। अब मान लो कि 250 की 250 बाइक्स हैं। अगर 250 की 250 बाइक्स हो गई, हर एक बाइक में 2 टायर होते हैं, तो कुल मिला के कितने टायर हो गए, 500। पर असल में कितने टायर्स हैं, असल में है 650। तो कुछ कट रहा है तो काट दो, जैसे कि 0 0 0 कट गया, 5 से भी कटेगा अभी तो 20 आएगा, 5 से कटेगा यहाँ पे 10 आएगा, 5 से कटेगा 13 आएगा। तो वही तीनों नंबर आ गए, 20, 10 और 13। 20, 10 और 13 आ गए, 20 माइनस 13 किया 7 आया, 13 माइनस 10 किया 3 आया। 3:7 की रेशियो आ गई नंबर ऑफ व्हीकल्स की। 3:7 मतलब आप 250 को 3:7 में ब्रेक करोगे तो इतनी इतनी आ जाएगी वैल्यू। कार्स आएंगी 75, 75। दिस इज कॉल्ड एज इंक्लाइंड एलिगेशन। समझे सर, इक्वेशन मेथड भी लग जाएगा, लग तो बहुत कुछ जाएगा, पर उसका फायदा होगा पेपर में।
आज फिर आवाज लो हाई हो रही है। ये हमारा माइक में दिक्कत है, पक्की बात है। अभी मैं लंच के लिए जाऊंगा ना, दूसरा माइक उठा के आता हूँ। फिर बताना मुझे शाम वाली क्लास में कि माइक मतलब आवाज में दिक्कत है या नहीं है, बता देना। एक बार दोबारा सुन लो दोनों टाइप। देखो, दोनों में दोबारा ही लिख के बता देता हूँ। देखो, एक तरफ बाइक है, एक तरफ कार है। क्या है? कार और बाइक। एक कार में कितने टायर्स होते हैं? 4। एक बाइक में कितने टायर्स होते हैं? 4, सॉरी 2। एक बाइक में 2 टायर्स होते हैं। एवरेज नंबर ऑफ टायर्स पर व्हीकल कितने हैं? 650 टायर्स हैं टोटल, और टोटल व्हीकल्स 250 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टायर्स बाय टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स, 13/5 आ गया एवरेज नंबर ऑफ टायर्स। क्या आ गया? 13/5 एवरेज नंबर ऑफ टायर्स। अब क्या समझाया था कल? किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, अपने आप का अपना काम आसान करने के लिए। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो काम आसान हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला 5 कट जाएगा। 5 5 से गुना कर दिया, तो ये तो कट गया, ये कट गया भैया। इधर 13 बच गया, ये 20 आ गया, ये 10 आ गया। ये आ गया 20, ये आ गया 10। तो 20 माइनस 13 आ गया 7, 13 माइनस 10 आ गया 3। 3 7 की रेशो आ गई, 3 7 की रेशो आ गई आपके पास नंबर ऑफ व्हीकल्स की। नंबर ऑफ व्हीकल्स की रेशो क्यों आई? क्योंकि आपने टायर्स, क्योंकि आपने टायर्स पर व्हीकल पे एलिगेशन लगाया। उसके लिए आपने नंबर ऑफ टायर्स को ऊपर रखा है, नंबर ऑफ व्हीकल्स को नीचे रखोगे। तो टायर्स पर व्हीकल्स पे रेशियो लगाओगे, टायर्स पर व्हीकल पे रेशियो जब एलिगेशन लगाओगे तो नंबर ऑफ व्हीकल्स की रेशियो आएगी। तो ये 3:7 की रेशियो आ गई। 250 को 3:7 में ब्रेक किया तो 75 और 175 मिल जाएगा, तो मैं 75 एंड 175। ये तो नॉर्मल एलिगेशन का मेथड हो गया। अगर आप पूछते हो इंक्लाइंड एलिगेशन क्या है, क्या इंक्लाइंड एलिगेशन? इंक्लाइंड जैसा कि नाम बोल रहा है, एक तरफ इंक्लाइन हो जाना है, एक तरफ झुक जाना है, एक तरफ पूरा का पूरा इंक्लाइन हो जाना है। तो पहले हम मान लेंगे कि सारी की सारी कारें हैं, जितनी भी हैं सारी गाड़ियां हैं, सारी कार्स हैं। एक कार में 4 टायर होते हैं और कुल मिला के 250 व्हीकल्स हैं। 250 के 250 व्हीकल अगर गाड़ियां हुई तो टायर कितने हो जाएंगे? 250 का 4 गुना, यानी कि 1000 टायर हो जाएंगे। फिर हम दूसरी तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं। हम मान लेते हैं कि 250 के 250 बाइक है। एक बाइक में 2 टायर होते हैं, एक बाइक में 2 टायर होते हैं। 250 के 250 बाइक हैं, तो कुल मिला के 250 का 2 गुना, यानी कि 500 टायर हो जाएंगे। पर असल में सवाल में कितने दिए गए हैं? 650 टायर्स। ठीक है, जो कट रहा है काट दिया, 0 से 0 कट गया, 5 से कटा 20 आ गया, 5 से कटा 10 आ गया, 5 से कटा 13 आ गया। तो 20 10 13 एलिगेशन लगाया, यहाँ पे 7 आ गई वैल्यू। 13 माइनस 10 3 आ गई वैल्यू। 3:7 रेशियो फिर से आ गई। 250 को 3:7 में ब्रेक करोगे, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 75 और 175। कार्स कितनी है? 75। ये करके दिखाएंगे फटाफट से। फटाफट 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 लगाओ दिमाग।
चलो जी समझो। सबसे पहली बात हमें पता चले इन एलॉयज की रेशियो क्या है, किस रेशियो में मिक्स किया गया है इन्हें, उसके बाद ही हम इम्प्योरिटीज का बता सकते हैं ना। तो देखो पहले वाले एलॉय में 24% टिन है, दूसरे वाले एलॉय में 30% टिन है, और जब इनको मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद हमें जो मिला उसमें 28% टिन है। तो 30 - 28 2% हो गया, 28 - 24 4% हो गया। तो हमें ये पता चल गया कि इनको मिक्स किया गया है 1:2 की रेशियो में। क्या बात इतनी क्लियर है? बढ़िया। अब हमने इंप्योरिटीज बतानी है फाइनल मिक्सचर के अंदर। बच्चों एक बात बताओ सिंपल सी, पहले वाले में इंप्योरिटी है क्या? नहीं है, क्योंकि 76% कॉपर है, 24% टिन है, जोड़ोगे दोनों को जोड़ोगे 100% हो गया, मतलब कोई इंप्योरिटी नहीं है, मतलब 0% इंप्योरिटी है। दूसरे वाले में 45% कॉपर है, 30% टिन है, अगर आप दोनों को जोड़ दोगे तो ये बन गया 75%, 75%, मतलब बाकी 25% क्या है? इम्प्योरिटी है, क्योंकि उसने लिखा है रिमेनिंग आर इम्प्योरिटी। 25% इम्प्योरिटी है। और आपने इनको मिक्स किस रेशो में किया है? आपको पता है आपने इनको 1:2 की रेशो में मिक्स किया। आपको फर्स्ट क्लास जब थी आपकी मिक्सचर एलिगेशन की, तब पढ़ाया गया था कि इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के सम के बराबर होता है। डिफरेंस कितना है? 25%। सम कितना है? 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 25%, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 8.33%। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये 8.33% आ गई वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू 8.33%, तो 2 यूनिट की वैल्यू 16.66%। ठीक है जी। तो 25 में से क्या घटाओगे कि 8.33 मिल जाए? 25 - 8.33 यानी कि 16.66%। 16.66% में से 0 घटाओगे तो क्या मिल जाएगा? 16.66%। तो जो इम्प्योरिटी आएगी फाइनल मिक्सचर के अंदर वो 16.66%, यानी कि सी ऑप्शन अभी तक का एलिगेशन का बेहतरीन सवाल। मुझे पता है कुछ ऐसे बालक होंगे जिनकी पहली या दूसरी क्लास होगी है, उनको समझ नहीं आया होगा। रिक्वेस्ट मेरी यही रहेगी कि भाई प्लीज देखो पुरानी क्लासेस जाके, पर मैं फिर भी अपनी तसल्ली के लिए एक बार रिपीट जरूर करूंगा। अपने पास एक एलॉय है जिसमें 76% है कॉपर, 24% है टिन, और इम्प्योरिटी उसके अंदर बाकी कुछ बची नहीं, क्योंकि इन्हीं में 100% हो गया, तो इम्प्योरिटी है 0%। एक दूसरा एलॉय है जिसके अंदर कॉपर है 45%, टिन उसने दिया है 30%, और बाकी बोला इम्प्योरिटी है, मतलब इम्प्योरिटी कितनी हो गई? 75, 100 - 75 25%। जब इन दोनों को मिक्स कर दिया तो एक तीसरा एम्प्लॉय नहीं, तीसरा एलॉय बना, जिसमें कॉपर आपको पता नहीं है कितना है, टिन हमें बताया है इसने 28% है, ना ही इसने इम्प्योरिटी बताई है कितनी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, टिन का इस्तेमाल करके, क्योंकि टिन का डेटा अपने पास तीनों जगह का था, टिन का डेटा तीनों जगह का था, तो टिन का इस्तेमाल करके पहले मैंने ये निकाला कि इनको किस रेशियो में मिक्स किया गया है। 24, 30 और 28% पे एलिगेशन लगा के कि 24, 30 और 28%, कि भैया इस रेशियो में इस परसेंटेज में टिन प्रेजेंट है तीनों में, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि क्या रेशियो में मिक्स किया गया। तो 1:2 की रेशियो में मिक्स किया गया। जब पता चल गया 1:2 की रेशियो में मिक्स किया गया, फिर हमने जो निकालना था इम्प्योरिटी, वो दो जगह पे हमें पता है, तीसरी जगह पे निकल जाएगी, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि इनको किस रेशियो में मिक्स किया गया। तो पहले में 0% इम्प्योरिटी है, दूसरे में 25% इम्प्योरिटी है, और इनको मिक्स किया गया है 1:2 की रेशियो में। समझाया गया था आपको कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर होता है इन दोनों के सम के। तो 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 25%, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 8.33%, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 8.33%, तो 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 16.66%। अब एक सिंपल सी बात समझो, 25 में से क्या घटाओगे कि 8.33 मिल जाए? तो 25 में से 8.33 घटा के देख लो, 16.66% मिल जाएगा। 16.66% में से 0 घटाओगे तो यही आ रहा है, ऑब्वियसली टैली भी हो गया। तो इम्प्योरिटी नए वाले मिक्सचर में है 16.66%। आंसर इज सी ऑप्शन। ये करो जल्दी से।
सवाल तो आसान था पर करी सबने गलती है ज्यादातर बच्चों ने। ज्यादातर बच्चों ने गलती की है। देखो पता क्या है, 3 कंटेनर है आपके पास, अलग अलग कैपेसिटीज वाले 3 कंटेनर हैं। एक कंटेनर P है, एक कंटेनर Q है, सॉरी 3 अलग अलग कंटेनर है, अलग अलग कैपेसिटी वाले। इसमें 36 kg सामान आता है, इसमें 54 kg सामान आता है, इसमें 126 kg सामान आता है। पहले तीनों को भर लिया आपने अलग अलग तरह की दालों से, फिर तीनों दालें निकाल के मिक्स कर दी। अब तीनों दालें निकाल के मिक्स की होंगी, तो आपको पता है कि मिक्स होने के बाद तीनों तरह की दालें जो थी वो किस रेशो में होंगी? 18 से काटा 2 बार, 3 बार, 8 बार, सॉरी 6 बार। तो ये आपके सामने है भाई, ये चीज है आपके सामने भाई, इस तरीके से ऑपरेट हो रहा होगा। ठीक है, क्या 6 नहीं 7 आएगा, सॉरी क्या लिख दिया मैंने भी। तो इस रेशो में होंगी ये, 2:3:7 की रेशो में। ठीक है, अब इन तीनों को मिक्स कर दिया। अब मिक्स करके इसमें भी पी क्यू आर वाली दाल हो गई, इसमें भी पी वाला क्यू वाला, पी वाला क्यू वाला आर वाला, तीनों तरह की दाल इसमें भी चलेगी। पी क्यू आर वाली दाल तीनों इस तरह में चलेगी, और पी क्यू आर वाली दाल तीनों में चलेगी। अब इसमें भी ये पी क्यू आर वाली दाल, तीनों तरह की दाल है इसके अंदर, मिक्स करके जब वापस डाली है ना, इसमें भी पी वाली क्यू वाली आर वाली तीनों तरह की दाल है, इसमें भी पी वाली क्यू वाली आर वाली तीनों तरह की दाल है। हमसे पूछ क्या रहा है कि क्यू वाली दाल थर्ड कंटेनर में कितनी है। देखो थर्ड कंटेनर में वापस डाली होगी 126 kg गई होगी, 126 kg, वो 2 + 3 + 7 यानी कि 12 के बराबर होगी। ठीक है, 12 हिस्सों में बांटोगे, 12 हिस्सों में से 2 हिस्से पी वाली दाल के होंगे, 3 हिस्से क्यू वाली दाल के होंगे, और 7 हिस्से आर वाली दाल के होंगे। तो हमसे क्यू वाली दाल पूछी है, मतलब 3 का पूछा हुआ है। ठीक है, तो 3/12 निकाल लो। 3/12 निकालोगे, 4 से काटा, 4 का 3 × 12, 4 का 1 × 4, 4 का 5 × 20, 31.5 kg। नन ऑफ दिस इज द आंसर। 8% बच्चों ने सही किया बस। बताओ बताओ, किसी ने किया था क्या ये? गड़बड़ कर दी थी आप सबने, मैं बता ही रहा हूँ। इमेजिन नहीं करते ना आप सही से, प्रॉब्लम वहां से आ जाती है। एक बार दोबारा से इमेजिन करो, 3 तरह के कंटेनर है तुम्हारे पास। क्या है? 3 तरह के कंटेनर्स हैं। एक कंटेनर है आपका 36 किलो का, इसमें 36 किलो सामान आता है। एक कंटेनर है 54 किलो का, एक कंटेनर है 126 किलो का। आपने क्या किया, इसमें पी वाली दाल डाल दी, इसमें क्यू वाली दाल डाल दी, इसमें आर वाली डाल दी। ठीक है, ऐसे कर दिया। फिर क्या किया, ये तीनों कंटेनर खाली करके ये तीनों तरह की दालें मिक्स कर दी। तीनों तरह की दालें मिक्स करोगे जब, आपने मान लो एक इकट्ठा ढेर बना के रख दिया, उसमें 36 किलो पहले वाली दाल होगी, 54 किलो दूसरे वाली दाल होगी, और 126 किलो तीसरे वाली दाल होगी। इसको मान लो 3 अलग अलग कलर्स वाली दाल है, तो 36 किलो पहले कलर की, 54 kg दूसरे कलर की, और 126 kg तीसरे कलर की। आपने 18 से काटा, 2 3 7, मतलब आपने वो तीनों तरह की दालें 2:3:7 की रेशो में मिक्स कर दी, पूरी पूरी मिक्स कर दी, अच्छे से एक दूसरे का अभिन्न अंग बना दिया, उनको इस तरीके से मिक्स कर दिया। ठीक है, अब उठा के आपने वापस 36 kg इसमें डाल दिया, 54 kg इसमें डाल दिया, 126 kg इसमें डाल दिया, कंटेनर फिर ऊपर ऊपर भर दिए। पर इस बार सिर्फ पी नहीं है इसके अंदर, इसमें पी क्यू आर मिक्सड है, इसमें भी पी क्यू आर मिक्सड है, इसमें भी पी क्यू आर मिक्सड है, और तीनों में पी क्यू आर जो है वो 2:3:7 की रेशो में मिक्सड है। सब में पी क्यू आर जो है 2:3:7 की रेशो में मिक्सड है। अब आपसे कोई पूछे कि क्यू वाली दाल तीसरे कंटेनर में कितनी है, तो आप यही बोलोगे क्यू वाली दाल है 3 यूनिट, और टोटल है 3 + 7 + 12, 3 + 7 + 2 यानी कि 12। मतलब क्यू वाली दाल जो है 1/4 है उसमें, क्यू वाली दाल 1/4 है, तो 126 का 1/4 निकाल लो, 4 का 3 × 12 और 0.5, 31.5 kg है। ये खेल था, इमेजिनेशन का खेल था मेरे भाई, सारा खेल इमेजिनेशन का था। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं, एक सवाल पे इतनी देर रुक जाते हैं हम कई बार।
कर लेना घर से, सिंपल सा सवाल है ये। ये करेंगे जल्दी से, करके दिखाओ, सोचो क्या करोगे इसके अंदर। क्या आप सभी को सक्सेसिव डिक्रीज पता है क्या होता है? सक्सेसिव डिक्रीज, सक्सेसिव के बारे में बताया हुआ है ना आपको मैंने, सक्सेसिव इंक्रीज भी बताया हुआ है, सक्सेसिव डिक्रीज भी बताया हुआ है। जब आपके पास कोई सर्टेन वैल्यू हो, वो किसी भी परसेंटेज से, मान लो 10% से डिक्रीज हो रही है, फिर घटी हुई वैल्यू फिर 10% से घट रही है, फिर घटी हुई वैल्यू फिर 10% से घट रही है, हमको फिर बी मिल रहा है। इस फिनोमेना को सक्सेसिव डिक्रीज बोला जाता है। ये कोई भी नंबर से हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये पहले 10% से हो, फिर 25% से हो, फिर 4% से हो जाए, अलग अलग परसेंटेज से भी हो सकता है, सेम सेम परसेंटेज से भी हो सकता है, किसी भी परसेंटेज से हो सकता है। घूम फिर के बात ये है कि कोई वैल्यू एक सर्टेन परसेंट से घटी, फिर उस घटने के बाद जो नंबर आया वही नंबर उसी के 10% से आगे फिर घटी, फिर उसी के 10% से आगे फिर घटी। ये खेल जो होता है, इस पूरे खेल को सक्सेसिव डिक्रीज कहा जाता है। और ये जो आपका रिप्लेसमेंट वाले सवाल होते हैं ना बच्चों, दीज रिप्लेसमेंट वाले सवाल जो हैं आपके, दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ, दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ सक्सेसिव डिक्रीज। ये एक एप्लीकेशन है सक्सेसिव डिक्रीज की, जो ये रिप्लेसमेंट वाले सवाल आपके लिक्विड में रिप्लेसमेंट वाले सवाल आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। तो और आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट भी है कि फोकस का स्तर बढ़ जाए अब समझते समय, ठीक है? अब फोकस का स्तर बढ़ाना, एक बार एक एग्जांपल ले लें पहले। मान लो आपके पास 1000 लीटर दूध है। क्या है 1000 लीटर? दूध, मिल्क है 1000 लीटर। क्या है? मिल्क है, 1000 लीटर मिल्क है। अब 1000 लीटर आपके पास मिल्क हुआ, अगर आपने क्या किया, 10 लीटर की रिप्लेसमेंट कर दी, या 100 लीटर की रिप्लेसमेंट कर दी, 10 लीटर तो ज्यादा कम हो जाएगा, 100 लीटर की रिप्लेसमेंट कर दी। किससे रिप्लेसमेंट करी? पानी के साथ। किससे रिप्लेसमेंट करी? पानी के साथ। तो आपके पास 1000 लीटर मिल्क है, शुरू में तो पानी है ही नहीं उसके अंदर, 0 लीटर पानी है, बढ़िया। फिर आपने क्या किया, आपने 100 लीटर मिल्क निकाल लिया, और 100 लीटर मिल्क निकाल के आपने 100 लीटर पानी डाल दिया। तो क्या नई वैल्यूज आ गई? 900 लीटर
एंड 100 लीटर। ऐसी हो जाएगी वैल्यू? बिल्कुल हो जाएगी सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये हो जाएगी। उसके बाद अब आप दोबारा जब 100 लीटर निकालोगे तो अब मिल्क नहीं निकाल सकते आप। क्यों? क्योंकि मिल्क और वाटर मिक्स हो चुका है। अब 900 लीटर मिल्क है, 100 लीटर पानी है, वो मिक्स हो चुका है। अब वो मिक्स हो चुका है तो अब अगर आप 100 लीटर कुछ निकालोगे तो वो मिक्सचर निकलेगा। आप देखो मिल्क वाटर किस रेशियो में, 9:1 की रेशियो में। अब अगर आप 100 लीटर निकालोगे ना तो प्योर मिल्क नहीं निकलेगा। 100 लीटर निकालोगे तो उसमें 90 लीटर मिल्क निकलेगा, 10 लीटर पानी निकलेगा, 100 लीटर कुछ इस अंदाज से निकलेगा। 100 लीटर निकाला तो मिक्सचर निकलेगा। आपने 100 लीटर मिक्सचर निकाल के फिर उसमें 100 लीटर पानी डाल दिया, तो अब क्या खेल होगा? अब 810 लीटर मिल्क रह जाएगा और पानी कितना हो जाएगा? पानी 190 लीटर हो जाएगा। ये सिचुएशन पैदा होगी। दोबारा दोबारा देखो, दोबारा से। अब अगर आप देखो मिल्क वाटर किस रेशियो में, 81:19 की रेशियो में। मिल्क वाटर किस रेशियो में, 81:19। अब अगर आप 100 लीटर निकालोगे ना, मिक्सचर निकलेगा अगेन। कितना निकलेगा? 81 लीटर निकलेगा, 19 लीटर वाटर निकलेगा। 81 लीटर मिल्क निकलेगा, 19 लीटर वाटर निकलेगा। और 81 लीटर मिल्क और 19 लीटर वाटर निकलने के बाद आप फिर से 100 लीटर पानी डाल दोगे तो क्या हिसाब बनेगा? अब यहां देखोगे तो 729 लीटर हो गया मिल्क, और बाकी का आपका 271 लीटर आपका वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 271 लीटर आपका वाटर हो जाएगा। ये चल रहा है। अब आप में से काफी बच्चे देख के थोड़े से परेशान होने लगे होंगे कि सर ये हमको करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। आप बस एक चीज देखो कि कितने की रिप्लेसमेंट हो रही है। 100 लीटर की कितने पे? 1000 लीटर पे। मतलब मैं कह सकता हूं कि 10% की रिप्लेसमेंट हो रही है, 10% की रिप्लेसमेंट हो रही है। क्या मैं ये बात बोल सकता हूं? हमारी वैल्यू 10% से कम हो रही होगी। जरा आप ये चीज देखो, कम क्या हो रहा है? मिल्क। बढ़ता क्या जा रहा है? वाटर। इस पे ऐसा कोई फिनोमेना नहीं लगेगा, इस पे ऐसा कोई पैटर्न आप नहीं देख पाओगे। 0 से 100 हो गया, फिर 190 हो गया, फिर 271 हो गया, ऐसा कोई फिनोमेना इधर नहीं दिख रहा। बट मिल्क जो कम हो रहा है वो सक्सेसिवली कम हो रहा है। अगर आप नोटिस करोगे तो सक्सेसिव डिक्रीज है यहाँ पे। कैसे? 1000 से 900 कम हो गया। आप कह सकते हो 10% कम हो गया, क्योंकि 1000 का 10% क्या होता है? 100 कम हो गया। फिर देखोगे 900 से फिर 90 कम हो गया। 900 का ये जो 90 है, ये 900 का कितना परसेंट होता है? 10% होता है। 10% कम हो गया। उसके बाद देखोगे फिर 810 में 80 की कमी आ गई, 81 की कमी आ गई, 81 की कमी आ गई, मतलब 10% कमी आ गई। 10% कमी आ गई मतलब फिर से मिल्क सक्सेसिवली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आप देखोगे ना 1000 और 900 की रेशियो क्या आएगी? 10:9। 900 और 810 की रेशियो क्या आएगी? 10:9। 810 और 729 की रेशियो क्या आएगी? 10:9। सबकी रेशियो 10:9। सक्सेसिवली 10% का डिक्रीज, सक्सेसिवली 10% का डिक्रीज हो रहा है, हेंस वेरीफाइड। बट ये हमेशा ध्यान रखना, जो चीज डिक्रीज हो रही होगी वही सक्सेसिवली डिक्रीज होगी। ऐसा मत सोच लेना कि जो इंक्रीज हो रहा है वो सक्सेसिवली इंक्रीज होगा। नहीं, इंक्रीज होने पे ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, कोई सक्सेसिव का पैटर्न नहीं है इंक्रीज होने वाले नंबर पे। बस डिक्रीज होने वाले नंबर पे सक्सेसिव का पैटर्न होता है। अब जरा इस सवाल पे अगर तुम गौर करो, गौर फरमाओ अपना, आप देखो 187 लीटर मिल्क था, तुमने 33 लीटर मिल्क निकाला, पानी डाल दिया, फिर 33 लीटर मिक्सचर निकाला, फिर पानी डाल दिया। अब कितना पानी बन गया है ड्रम में, ये आपसे पूछ रहा है। तो भैया 33 लीटर की रिप्लेसमेंट कर रहे हो, ये 33 जो है 187 का कितना प्रतिशत है या कितना हिस्सा है, आप ये देख लो। आपने देखा 11 से काटोगे 3 आएगा, 11 से काटोगे 17 आएगा। तो एक तरह से 3/17 की रिप्लेसमेंट कर रहे हो। आप कितनी बार कर रहे हो? एक बार की, एक बार फिर से की, 2 बार की। 3/17 की रिप्लेसमेंट 2 बार की। तो हम देखेंगे
कि 17 पे 3 की कमी आएगी 14 हो जाएगी वैल्यू, फिर 17 पे 3 की कमी आएगी 14 हो जाएगी वैल्यू। डायरेक्ट सक्सेसिव में हम कह सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू थी वो शुरू में 289 थी और अब 196 रह गई होगी। ये इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क होगा, ये फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क होगा। तो हमारे पास 289 था शुरू में मिल्क, और वाटर तो था ही नहीं, 0 था। अब 196 हो गया मिल्क, तो वाटर कितना रह गया? 289 माइनस 196, मतलब 93 वाटर रह गया होगा। हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि पानी कितना है अब ड्रम में। तो सबसे पहले हम इस 289 को, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क को 289 को इक्वेट करेंगे 187 से। तो हमने देखा भाई यहाँ पे 17 से काटा 17 आया, 17 से काटा 11 आया, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 11/17। 1 यूनिट की वैल्यू 11/17, तो 93 यूनिट्स की वैल्यू 93 इंटू 11/17, 93 का 11/17 आ गई वैल्यू। ठीक है, 17 से काटा 17 का, यार ये तो फिर लेंदी बन जाएगा, पूरा तो ये जा नहीं रहा। और उसके बाद चलो एक सर्टेन नंबर तक काट लेते हैं। 5 टाइम्स 4 टाइम्स 5.4 आ रहा है, उसका 11 गुना करोगे, 54 का 11 गुना वैसे तो आता है 604। क्वाइट क्लोज। तो इसको आप ऐसे करो, बढ़िया तरीका यही है कि 1 यूनिट की वैल्यू 11/17 आई है, आपने 93 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है, तो 93 इंटू 11/17 कर लो। 93 इंटू 11 क्या आ जाएगा? 9 एंड 3, 9 एंड 3 होता है 12, तो ये आ जाएगा 1023/17, यही आ जाएगी वैल्यू। और इधर सीधा सीधा डिवाइड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 1023/17 ही आएगी, और तो कुछ नहीं है, इसको डिवाइड ही कर दो। डिवाइड किया, और भी करना ही पड़ेगा यार, ये आ जाएगी वैल्यू। आप ये मत सोचना लेंदी हो गया काफी, आप नॉर्मल मेथड से करते तो ये और लेंदी हो जाता। एग्जामिनेशन में इसको आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से अप्रोच करना है। आगे का सवाल और आसान आएगा, मैं वो भी साथ ही कराऊंगा आपके, और फिर आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगा। एक बार पूरा, एक बार ये सवाल रिपीट करेंगे हम। हमारे पास कुल मिला के 187 लीटर मिल्क होता था, हमने 33 लीटर मिल्क निकाल के 33 लीटर पानी डाल दिया, फिर उसके बाद दोबारा से 33 लीटर हमने मिक्सचर निकाला और 33 लीटर पानी डाल दिया। इससे हमारे पास पानी कितना आ गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। बस इतना ही सवाल आपसे पूछ रहे हैं वो। ठीक है, अब इस हिसाब से अगर आप नोटिस करो, मेरी बात को समझो थोड़ा ध्यान से, तो 33 जो है वो 187 का कितना हिस्सा है? 11 से काटोगे 3/17, मतलब 3/17 की रिप्लेसमेंट कर रहे हैं हम। मतलब 17 पे देखा जाए तो 3 की कमी आएगी 14 हो जाएगा मिल्क, फिर 17 पे 3 की कमी हो जाएगी 14 हो जाएगा मिल्क, और सक्सेसिवली डिक्रीज होगा। अब इस चीज को समझने के लिए आपने मुझसे सक्सेसिव पढ़ा होना चाहिए, मैंने परसेंटेज में सक्सेसिव पढ़ाया मैंने आपको। उससे पहले जब हम बेसिक मैथ्स जो आपका था, स्टार्टिंग में स्पीड मैथ्स की क्लास थी, फास्ट ट्रैक मैथ्स की क्लास थी, उसमें भी सक्सेसिव पढ़ा है, वो बहुत जरूरी है सक्सेसिव। तो 17 का 17 गुना आ गया 289, और 14 का 14 गुना आ गया 196। तो 289 मिल्क होता था पहले, वाटर तो होता ही नहीं था, और रिप्लेसमेंट होने के बाद 196 मिल्क रह गया, तो 289 माइनस 196 यानी कि 93 यहाँ पे वाटर आ जाएगा। कुछ ऐसा चलेगा। अब देखोगे मिल्क है 289 यूनिट्स, 289 यूनिट्स की वैल्यू है 187 लीटर्स। 17 से काटोगे 17 आ जाएगी वैल्यू, 17 से काटोगे 11 आ जाएगी वैल्यू। 17 यूनिट की वैल्यू 11 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 11/17 लीटर आ जाएगी। तो हमने क्या निकालना था? हमने निकालना था वाटर की वैल्यू, यानी कि 93 यूनिट्स की वैल्यू। तो 93 यूनिट्स की वैल्यू 93 का 11/17 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1023/17, जिसको आप डिवाइड करोगे तो 60.17 आ जाएगी वैल्यू। सी ऑप्शन। एक ऐसा सवाल और कोशिश करो आप, कहते हैं कि वेसल है जिसमें इथेनॉल भरा हुआ है, 25 लीटर आपने इथेनॉल का निकाला और उसमें पानी डाल दिया, ऐसा 3 और बार किया, मतलब टोटल 4 बार किया, तो फाइनल अमाउंट ऑफ इथेनॉल बताओ वेसल में कितना होगा?
अगर आखिर में इथेनॉल और वाटर की रेशियो इतनी रह जाती है, लगाओ दिमाग, सोचो समझो, आराम से आंसर करना, सही आंसर करना। चलिए समझिए ध्यान से क्या चल रहा है। 25 लीटर इथेनॉल है और उसको निकाला जा रहा है बार बार। तो कुछ भी स्टार्टिंग वैल्यू होगी, आपने 25 लीटर इथेनॉल निकाला, फिर 25 लीटर मिक्सचर निकाला, फिर 25 लीटर मिक्सचर निकाला, फिर 25 लीटर मिक्सचर निकाला, ऐसे कर करके रेशो चेंज हो रही है आपकी। मान लो आपका वेसल कुछ ऐसा दिखाई देता होगा, आपका वेसल कुछ शुरू में ऐसा दिखाई देता होगा जिसके अंदर पूरी की पूरी इथेनॉल होती थी। क्या होती थी? पूरी की पूरी इथेनॉल होती थी। अब उसमें इथेनॉल के साथ साथ पानी भी आ गया। मान लो ये रेड कलर से हम इथेनॉल को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो पहले क्या होती थी? पूरी की पूरी इथेनॉल होती थी। ठीक है, पूरी इथेनॉल। पूरी इथेनॉल होती थी पहले। अब क्या हो गया? इथेनॉल और वाटर की रेशियो रहेगी 81:175। अब क्या हो गया? पूरी की पूरी इथेनॉल नहीं है, इथेनॉल थोड़ी सी रह गई, बाकी जो है वहां पे वाटर आ गया। कभी भी रिप्लेसमेंट होती है ना, तो उसके अंदर कभी भी रिप्लेसमेंट होती है ना, तो उसके अंदर कभी भी क्वांटिटी चेंज नहीं होती, टोटल क्वांटिटी। ठीक है, टोटल क्वांटिटी उतनी ही रहती है। तो पहले तो पूरी की पूरी ही इथेनॉल थी, पूरी की पूरी इथेनॉल थी पहले तो, और फिर रिप्लेसमेंट होने के बाद 4 बार रिप्लेसमेंट हुई तो जाके ये बन गया। क्या ये इमेजिन कर पा रहे हो तुम कि पहले पूरी इथेनॉल होती थी, पूरी की पूरी, पूरा इथेनॉल से ही भरा रहता था, फिर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रिप्लेसमेंट हुई तो इथेनॉल इतनी रह गई, वाटर इतना आ गया। ठीक है, इथेनॉल कितनी कह रहा है वो? 81 यूनिट्स, ये देखो यहां से। और वाटर कितना कह रहा है वो? 175 यूनिट्स यहाँ पे। अच्छा, रिप्लेसमेंट करना मतलब जितना निकाल रहे हो उतना वापस डाल रहे हो। रिप्लेसमेंट का यही मतलब है ना, जितना निकाल रहे हो उतना वापस डाल दे रहे हो। अगर रिप्लेसमेंट का ये मतलब है जितना निकाल रहे हो उतना वापस डाल दे रहे हो, तो टोटल क्वांटिटी तो इतनी ही रहेगी ना, पूरी उतनी ही रहेगी टोटल क्वांटिटी। मानते हो? अब ये एक सिंपल सी बात है, इथेनॉल और वाटर मिला के कितना है? 81 + 175, 256।
मतलब शुरू में इथेनॉल पूरा का पूरा कितना था, 256 था, और फिर 4 बार रिप्लेसमेंट हो गई तो उसकी जगह 175 वाटर आ गया और इथेनॉल 81 रह गया। मानते हो? अच्छा, इथेनॉल पहले 256 था और इथेनॉल अब कितना रह गया, 81। इथेनॉल की अगर बात की जाए तो पहले वो 256 था और अब वो रह गया 81। हम ये बात बोल सकते हैं, इनिशियली वो था इतना, फाइनली वो हो गया इतना। ये बात हम बड़ी खुशी से कह सकते हैं। ठीक है, अब 4 बार रिप्लेसमेंट हुई है, अगर हम सक्सेसिव लगाएं तो 4 बार में क्या होगा, वैल्यू ए से बी होगी, फिर वैल्यू ए से बी होगी, फिर दोबारा वैल्यू ए से बी होगी, फिर दोबारा वैल्यू ए से बी होगी, 4 बार जाके वैल्यू ए से बी, ए से बी, ए से बी हो जाएगी। 4 बार जाके वैल्यू ए से बी, ए से बी, ए से बी हो जाएगी। तो ओवरऑल जो ये वैल्यू होगी वो ए की पावर 4 से बी की पावर 4 हो जाएगी। 4 बार में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की पावर 4 से बी की पावर 4। तो इथेनॉल की इनिशियल वैल्यू और इथेनॉल की फाइनल वैल्यू ए की पावर 4 से बी की पावर 4 हो जाएगी। बट असल में अगर आप देखोगे तो 256 क्या होता है, 4 की पावर 4 होता है। 81 क्या होता है, 3 की पावर होता है 4। तो असल में क्या हुई है वैल्यू, असल में वैल्यू 4 की पावर 4 से 3 की पावर 4 हो गई। बहुत बढ़िया। तो ए की पावर 4 से बी की पावर 4, 4 की पावर 4 से 3 की पावर 4, ऐसे चेंजेस हो रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ए इज टू बी जो है वो 4:3 है। मतलब 4 बार में क्या हुआ होगा, 4 से 3, 4 से 3, 4 से 3, 4 से 3, ऐसे हुआ होगा। 4 बार में क्या हुआ होगा, 4 से 3, 4 से 3, 4 से 3। तो 4 से 3, 4 से 3 होते 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 क्या बन गया, हर बार कितना कम हुआ था, 25 कम हुआ था। कितना निकाला था, 25 लीटर निकाला था। 25 लीटर निकाला था, पर ये तो 1 यूनिट निकाल रहे हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 25 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 25 लीटर। तो 4 यूनिट की वैल्यू 25 गुना 4 यानी कि 100 लीटर। मतलब शुरू में हमारे पास जो एथेनॉल था वो 100 लीटर था पूरा का पूरा। पर हमसे क्या शुरू वाली वैल्यू पूछी हुई है, नहीं, हमसे पूछी हुई है लास्ट में, फाइंड द अमाउंट ऑफ इथेनॉल इन द वेसल, फाइंड द अमाउंट ऑफ इफ एट द एंड ऑफ द रेशियो, एंडिंग में इथेनॉल सबसे आखिर में कितना बच गया, 4 बार ऐसा कर देने के बाद, 4 बार ऐसा कर देने के बाद। तो भैया देखो सिंपल सी बात है, 100 लीटर था, पहली रिप्लेसमेंट की तो 4 से 3 हो गया, यानी कि 1/4 रह गया। फिर दूसरी रिप्लेसमेंट की तो फिर 1/4 रह गया। फिर तीसरी रिप्लेसमेंट की तो फिर 1/4 निकल गया, 3/4 रह गया। ऐसा हो रहा था कई बार से। ठीक है, तो 4 से काटा 25 आ गई वैल्यू, और कहीं से कट नहीं रही, तो ये आ जाएगी 25 का 27 गुना, यानी कि 26 स्क्वायर, 26 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि 27 गुना 25 गुना है ना। तो 26 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 26 माइनस 1। इसको भी 16 से डिवाइड कर दो, इसको भी 16 से डिवाइड कर दो। वैसे तो कटेगा नहीं, तो पूरा ही कर दो, फिर इकट्ठा ही कर दो। मुझे लगा 26 का स्क्वायर से कुछ हो जाए, क्या पता। 675 बचा हुआ है, बाय 16 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और इसी तरीके से ये हो जाएगा 27, 4 का 25 गुना, 4 बार था ना यार, तभी मैं सोचूं ऐसे ज्यादा कैसे आ रही है वैल्यू। 3/4 एक बार फिर होगा, तो इसका भी 3/4 जाके होगा। तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। ठीक है, काफी बड़ी वैल्यू है ये, और इसी को सॉल्व करना पड़ेगा इसको निकालने के लिए। तो ये कितनी आ जाएगी, 1800, 1800 प्लस 225, यानी कि 2025 बटे 64, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आप पहले 16 से काट दो, फिर 4 से और काट दो, बस बात खत्म। अब 2024 तो कट जाता है ना 16 से बड़े आराम से, तो 2025 के लिए 0.25 एक्स्ट्रा बढ़ा देना। ठीक है, तो आपने 16 से काटा और 4 से काटा, तो 16 से काटने पे भी 126 तो ठीक है, वो तो नॉर्मल आ रहा है। उसके बाद 5 टाइम्स जाएगा, फिर 6 टाइम्स जाएगा, फिर 2 टाइम्स, लंबा जा रहा है तो 5, अच्छा 5625 जा रहा है। सो 126, और ये 16 से काटा तो 4 बार कटेगा। वही है, इसी वजह से ये वैल्यू लेंदी हो जाती है।
और इसको अगर 4 से फिर काट दोगे तो वही डेसिमल है पूरा का पूरा। है तो लेंदी। मुझे ए ऑप्शन लग रहा है। 31.6 तक तो जा रहा हूँ मैं इसमें। 31.64 ही होएगा। ये तो नहीं है तीनों। 31.64 थोड़ा सा लेंदी साइड पे, बट सवाल बड़ा सुंदर है। पेपर में जब आता है ना तो आपके लिए ये आता है सिर्फ इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बता दो 100 लीटर सीधा। इन्होंने लास्ट वाला पूछ के थोड़ा लेंदी कर लिया, ठीक है, अंतिम वाला पूछ के ना थोड़ा लेंदी कर लिया। ये कुछ ऐसा था इसके अंदर। बाकी ओवरऑल ठीक है, बढ़िया है। देखो दोबारा बताता हूँ। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग वाली चीज तो सबको क्लियर हो गई होगी ना कि भाई इथेनॉल 81 था, वाटर था 175। शुरू में 81 प्लस 175 यानी कि 256 होगा। तभी तो ये यहाँ पे सम करके बाद में आपका 81 और 175 के सम करने से 256 आ रहा है। तो शुरू में 256 इथेनॉल होगा, 4 बार हमने रिप्लेसमेंट कर दी तो इथेनॉल 81 और वाटर 175 रह गया। ठीक है, तो कुछ ऐसा था। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये जो डिक्रीज हो रही है वैल्यू, उस हिसाब से अगर आप देखो तो 256 से 81 गई हमारी वैल्यू। पर अगर आप 4 बार यहां से रिप्लेसमेंट करते हो, मतलब 4 बार सक्सेसिव लगाते हो, तो मान लो पहली बार में ए से बी हुई वैल्यू, दूसरी बार में फिर ए से बी, तीसरी बार में फिर ए से बी, और चौथी बार में फिर ए से बी हो जाएगी। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे तो ए की पावर 4 से बी की पावर 4 हो जाएगी वैल्यू। पर यहाँ तो ये 256 से 81 यानी कि 4 की पावर 4 से 3 की पावर 4। मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 3 है। ए इज टू बी की वैल्यू 4:3 है। मतलब एक बार में कितना कम हो रहा है, 1/4 कम हो रही है वैल्यू। एक बार में 1/4 कम हो रही है वैल्यू। 4 पे 1 की कमी आ रही है, और 4 पे 1 की कमी आके 3 बन रही है वैल्यू। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, इस 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 25 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 25 लीटर, तो 4 यूनिट की वैल्यू 25 गुना 4 यानी कि 100 लीटर आ गई। 100 लीटर आ गई। 100 लीटर आ गई वैल्यू, हम ये चीज देख पा रहे हैं। 100 लीटर्स। तो अगर 100 लीटर्स आ रही है वैल्यू, तो शुरुआती वैल्यू 100 लीटर्स थी हमारे पास इथेनॉल की। अब उस पे हमने बताना है फाइनल वैल्यू कितनी होगी। देखो हर रिप्लेसमेंट के बाद वो 1/4 कम हो रही है वैल्यू। 4 से 3 हो जाने का मतलब ये होता है 3/4 हो जाना वैल्यू का। ठीक है, 4 पे 3, 1 की कमी आ रही है, 1/4 की कमी आ रही है, तो 1 माइनस 1/4 भी सोच सकते हो, 3/4 हो रही है हर बार वैल्यू। तो इसी वजह से 100 लीटर का हमने 4 बार 3/4 कर दिया। ठीक है, 4 बार 3/4 कर दिया। इससे भी बड़े आराम से हमारी वैल्यू हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट तक पहुंच चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा सीधा हमने इसको सॉल्व किया और हमें मिल गया 31.61, 31.64 एंड ए ऑप्शन इज द आंसर। अब ऐसे ऐसे और सवाल आप करना चाहोगे, बड़ा मजा आएगा। मैं अभी ऐड कर रहा हूँ और सभी बच्चे करिएगा, बहुत सही मजा आने वाला है।
ये करके दिखाएंगे जल्दी से। सबसे पहले ये वाला टाइप करेंगे, जल्दी से बताओगे। अलग अलग क्वांटिटी की रिप्लेसमेंट हुई है 2 बार। अब लगाओ दिमाग। वन 160 लीटर्स प्योर मिल्क, 160 लीटर्स प्योर मिल्क है। 160 लीटर्स में से 40 लीटर की रिप्लेसमेंट कर दी। 40/160 यानी कि 1/4 की रिप्लेसमेंट कर दी। 1/4 की रिप्लेसमेंट कर देने का मतलब है 4 पे 1 निकाल लेना और 3 बच जाएगा। उसके बाद कहता है देखो रिप्लेसमेंट कर दी तो वापस से मिक्सचर तो 160 का रह गया ना। 160 में 60 की रिप्लेसमेंट मींस 3/8 की रिप्लेसमेंट। 3/8 की रिप्लेसमेंट मतलब 8 पे 3 की कमी आ गई और 5 रह गया। तो ओवरऑल हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारा मिक्सचर है 32 लीटर का तो अब वो 15 लीटर का ही रह गया होगा बस। अगर मिल्क प्योर मिल्क 32 यूनिट है तो अब 15 यूनिट ही रह गया होगा। शुरू में कितना था मिल्क? 160 था, तो इस 32 यूनिट की वैल्यू हो गई 160 लीटर्स। 1 यूनिट की वैल्यू होगी 5 लीटर। 15 यूनिट की वैल्यू होगी 15 × 5 यानी कि 75 लीटर। मतलब 160 लीटर अगर मिल्क होगा तो 75 लीटर ही रह जाएगा। 75 लीटर ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये इस हिसाब से खेल चल रहा है। अब एक बार दोबारा देख लो। 160 लीटर्स मिल्क था, आपने उसमें 40 लीटर्स की रिप्लेसमेंट करी। अब ये 40 जो है 160 का कितना परसेंटेज है? 1/4 है। अब 1/4 की रिप्लेसमेंट हुई है, 4 पे 1 की कमी आई है तो 3 रह गया। 4 पे 1 की कमी आई है तो 3 रह गया। उसके बाद फिर 60 लीटर्स की रिप्लेसमेंट हुई है। 60 लीटर्स वापस देखो रिप्लेसमेंट कर दी तो वापस 160 मिलीलीटर मिक्सचर हो गया होगा। अब 160 का कितना हिस्सा है? 3/8। 3/8 का डिक्रीज हो गया तो 8 पे 3 की कमी आ गई, 5 रह गई वैल्यू। तो 32 से 15 हो गई वैल्यू। 32 से 15 हो गई वैल्यू। जो वैल्यू 160 थी, 32 यूनिट की वैल्यू 160 है ना, तो 32 यूनिट की वैल्यू 160, 1 यूनिट की वैल्यू 5, मतलब जो शुरू में 160 थी वो अब कितनी हो गई होगी? 15 का 5 गुना 75। जो मिल्क शुरू में 160 था अब 75 लीटर रह गया होगा। वही तो वो पूछ रहा है कितना मिल्क रह गया था। मिल्क रह गया था 75 लीटर। ये करके दिखाएंगे। बिल्कुल अच्छा सवाल है, अभी किया था बिल्कुल वैसा सवाल है। जोर लगा दो पूरा और सॉल्व करके दिखा दो।
बिल्कुल ऐसा ही सवाल अभी हमने किया था। हमारे पास एक फुल ऑफ वाइन कंटेनर है, उसके अंदर हमने 16 लीटर निकाला और फिर 16 लीटर पानी डाल दिया, मिक्सचर बन गया, फिर 16 लीटर की रिप्लेसमेंट कर दी, फिर 16 लीटर की रिप्लेसमेंट कर दी, फिर 16 लीटर की रिप्लेसमेंट कर दी। 4 बार करी है हमने, एक बार करके फिर 3 मोर टाइम्स करी है, 4 बार रिप्लेसमेंट करी है। ठीक है, आपको ये दिखा रहा है भाई, ऐसे शुरू में मान लो ये कंटेनर था, अभी एक कंटेनर में कुछ इस हिसाब से अभी पहले तो पूरी की पूरी वाइन पड़ी थी कंटेनर के अंदर, पूरी वाइन थी कंटेनर के अंदर, पहले ऊपर तक भरा हुआ था कंटेनर वाइन से। क्या था? वाइन भरी हुई थी पूरी ऊपर तक कंटेनर में। अब क्या हो गया, वाइन भी है वाटर भी है। ठीक है, अब वाइन भी है वाटर भी है, पूरा कंटेनर वाइन से नहीं भरा हुआ, वाइन भी है वाटर भी है। पहले क्या था, ये सॉरी बाद में क्या है, 256 तो वाइन है और बाकी देखोगे 369 वाटर है। पर इससे पहले ऐसा नहीं था, सारा का सारा वाइन था, 256 प्लस 369, टोटल पूरा का पूरा 625 वाइन था। ठीक है, तो वाइन जो थी पहले तो थी वो 625 थी, अब वाइन कितनी रह गई, 256 रह गई। 625 से हो गई 256, किसकी बात हो रही है, वाइन की। ये इनिशियल और ये फाइनल वैल्यू है। ठीक बात है, बढ़िया बात है, बताओ। टू 625 से 256। अब देखो कि वाइन का क्या हिसाब रहा, वाइन का, वाइन ए से बी हो गई, फिर वाइन ए से बी हुई होगी, 4 बार रिप्लेसमेंट हुई है, तो वाइन ए से बी, ए से बी, ए से बी होके 4 बार में वो ए की पावर 4 से बी की पावर 4 हो गई होगी। तो यहाँ पे देखोगे तो ये 5 की पावर 4 से 4 की पावर 4 हो रही है, 5 की पावर 4 से 4 की पावर 4 हो रही है। तो ए से बी की क्या रेशियो आ गई, 5:4। मतलब एक बार में क्या होती थी, 5 से 4 होती थी, कितनी कम हो जाती थी, 1 कम हो जाती थी। बट ये तो कह रहा है कि 16 कम हुई है, तो मतलब इस 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 16 लीटर है। तो 5 यूनिट की वैल्यू होगी 5 × 16 यानी कि 80 लीटर, मतलब शुरू में 80 लीटर वाइन थी, वही वो हमसे पूछ रहा है। हाउ मच वाइन डिड द एक्चुअली कंटेनर होल्ड, होल्ड कितनी करता है वाइन वो, 80 लीटर वाइन होल्ड करता है। क्या रिप्लेसमेंट बैठ रही है दिमाग में, मैं जानना चाहूंगा आपसे। अब कुछ बच्चों को लेके थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, जैसे एक बच्चा कहता है सर रेशियो कैसे सेम होगी, वही तो प्रॉब्लम है, सक्सेसिव नहीं पढ़ा हुआ आपने। कहीं ना कहीं टॉपिक इंटरलिंक्ड होते हैं, अर्थमेटिक खासकर। अब अगर आपने फास्ट ट्रैक मैथ्स में सक्सेसिव पढ़ा होता, आपको पता होता कि हर बार 5 से 4, 5 से 4, 5 से 4, 5 से 4 क्यों हो रहा है, क्योंकि हर बार 1/5 निकल रहा है, हर बार सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा है, हर बार सेम फ्रैक्शन डिक्रीज हो रही है। यही तो मैंने अभी प्रूव करके दिखाया था आपको, वो 1000, 900, 810, 729 मान के, कि हर बार सेम रेशियो, हर बार 10% से कम, हर बार सेम डिक्रीज। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा है। सक्सेसिव नहीं पढ़ा हुआ ये समझ नहीं आएगा, इट्स ऑल अबाउट सक्सेसिव। ये करके दिखाओ, फिर ये रिप्लेसमेंट वाला चैप्टर खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
एक खाली कंटेनर को पूरा का पूरा मिल्क से भर दिया। इमेजिन करो एक कंटेनर है तुम्हारे पास पूरा मिल्क से भरा हुआ है, फिर तुमने क्या किया, थोड़ा सा उसमें से मिल्क निकाल लिया, और जब वो एक 1/6 खाली हुआ, मतलब जब तूने 1/6 मिल्क निकाला तो उसको पानी से भर दिया। मतलब एक तरीके से मैं बोलूं कि 1/6 की रिप्लेसमेंट कर दी। 1/6 की रिप्लेसमेंट कर दी तो मतलब 6 से 5 रह गया होगा मिल्क। अब वापस तुमने पानी डाल दिया और वो मिक्सचर बन चुका है। मिक्सचर बन चुका है, अब तुमने क्या किया, फिर पानी निकालना शुरू किया, और जब वो आधा खाली हो गया तब उसमें तुमने पानी भर दिया। मतलब आधे की रिप्लेसमेंट की, हाफ की रिप्लेसमेंट की, 1/2 की रिप्लेसमेंट की। मतलब दो में से एक की कमी आ गई और एक रह गया। मिल्क पे फिर से डिक्रीज आया। उसके बाद दोबारा से जब वो 3/5 खाली हुआ, 60% खाली हुआ, तुमने फिर पानी से भर दिया। मतलब 3/5 की रिप्लेसमेंट की, मतलब 5 में से 3 की कमी आ गई और मिल्क 2 रह गया। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे 60 था मिल्क। वैसे जो कटता है काट सकते हो, सक्सेसिव का ये खेल होता है। सक्सेसिव में आप काट सकते हो, जो कट रहा है 2 से 2 कट रहा है काट दो, 5 से 5 कट रहा है काट दो। तो 6 अगर मिल्क था पहले तो अब मात्र एक रह गया है। तो वही वो आपसे पूछ रहा है कि कितना मिल्क रह गया है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर। कई बच्चे कहते हैं सर 6 + 1 7 लेते हैं, 7 में 1 14 और 2 7 कह देते हैं। गलत है वो। आपको ये समझना पड़ेगा, ये रेशियो जो आई है, ये मिल्क की इनिशियल रेशियो और ये मिल्क की फाइनल रेशियो आई है। मिल्क इनिशियल और मिल्क फाइनल की रेशियो आई है। मतलब शुरू में अगर मिल्क 6 था तो मात्र एक रह गया है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर। तो भैया ऐसा है, 6 यूनिट का कंटेनर था, उसमें सिर्फ 1 यूनिट रह गया है। 6 यूनिट का कंटेनर था, उसमें सिर्फ 1 यूनिट रह गया, मतलब 16.66% रह गया। 16 2/3% रह गया। किस किस को समझ आई है ये बात? सो क्यों लिया है बच्चे? परसेंटेज निकाला है, सो कहां लिया है? अब देखो, अभी अगर आप इस लेवल पे अभी सोच रहे हो कि सो क्यों लिया है, तो मैं क्या सोचूं? कितनी सारी क्लासेस नहीं देखी हैं आपने, और देखी भी हैं, चाहे नहीं भी देखी है, फिर भी ये सो का पूछना देखो कितना ज्यादा परसेंटेज की बेसिक अनअवेयरनेस को दिखा रहा है। अब कि सो सो कहां से आया है। बच्चों परसेंटेज कैसे निकालते हैं? देखते हैं, बेस पे रखते हैं, टोटल वैल्यू को न्यूमरेटर में रखते हैं, जो जिसका परसेंटेज निकालना है उसको, और 100 से ही गुना करते हैं ना। स्कूल में तुम्हारे 600 में से 300 मार्क्स आते थे तो क्या करते थे? 300/600 गुना 100 करते थे ना। तो वही तो मैंने किया है। कितना प्रतिशत मिल्क बचा है ये देखने के लिए। भैया 6 यूनिट मिल्क उस कंटेनर में हुआ करता था, अब 1 यूनिट बाकी बचा है, 1/6 बाकी बड़ा है। तो ये 1 जो है, ये 6 का कितना परसेंटेज निकालने के लिए 100 से ही गुना करेंगे ना। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। आगे बढ़ते हुए चलो एक बार और एक क्वेश्चन और कर लो, रिप्लेसमेंट वाला। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो लगा दो दिमाग लगा दो एक बार इसमें भी।
देखो 360 लीटर्स है, आप उसमें से 90 लीटर की रिप्लेसमेंट कर रहे हो। 90 360 का कितना हिस्सा है? 1/4 है ना। तो 1/4 की 2 बार रिप्लेसमेंट किया आपने, 4 से 3 हो गई होगी वैल्यू, फिर 4 से 3 हो गई होगी वैल्यू, मतलब 16 से 9 हो गई होगी वैल्यू। शुरू में अगर 16 होगी तो 9 रह गई होगी। ठीक है, ऐसा हुआ। अब एट द एंड ऑफ दिस फाइंड द रेशियो मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, ये आपसे पूछा जा रहा है, बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरू में क्या देखो, 360 लीटर को अगर आप 5:4 में ब्रेक करोगे तो मिल्क कितना, वाटर कितना, 200 और 160 आ जाएगी वैल्यू। इतना मिल्क इतना वाटर। अच्छा, कम क्या हो रहा है, 90 लीटर जो मिक्सचर है उसको रिप्लेस प्योर मिल्क से कर रहे हो, मतलब मिल्क बढ़ता जाएगा, पानी घटता जाएगा, तो डिक्रीज क्या होगा, सक्सेसिवली पानी डिक्रीज होगा, मतलब 160 लीटर पानी घटेगा। तो 16 यूनिट की वैल्यू 160, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, 9 यूनिट की वैल्यू 90, तो जो पानी 160 होगा अब वो 90 रह जाएगा। तो भैया ऐसा है, वाटर तो रह गया 90, बाकी बचा हुआ मिल्क है, 360 में से 90 गया, 270 मिल्क है। तो रेशियो क्या आ गई मेरे भाई, 3:1 की। खेलना पड़ेगा सवाल को, इसी के अंदाज से तोड़ना पड़ेगा, मजा तब आएगा। एक बार दोबारा से सुन लो। मिल्क वाटर है अपने पास, टोटल है 360, 5:4 में ब्रेक करोगे तो 200 और 160 आएगा। अब तुम क्या कर रहे हो, मिक्सर निकाल के पानी डाल, मिक्सर निकाल के पहले पानी डालते होते थे, अब मिक्सर निकाल के मिल्क डाल रहे हैं, मिक्सर निकाल के मिल्क डाल रहे हैं, घटेगा क्या, डिक्रीज क्या होगा, डिक्रीज होगा वाटर, सक्सेसिवली डिक्रीज होगा वाटर। तो वाटर सक्सेसिवली डिक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, रिप्लेसमेंट कर रहे हो 90 लीटर की 360 लीटर पे, मतलब 1/4 की रिप्लेसमेंट कर रहे हो, 1/4 की रिप्लेसमेंट कर रहे हो, 2 बार करिए, 4 से 3 हो जाएगी वैल्यू, 4 से 3 हो जाएगी, वाटर 4 से 3 हो जाएगा, फिर 4 से 3 हो जाएगा, ओवरऑल वाटर जो होगा 16 से 9 हो जाएगा, पर वोटर तो 160 था। तो 16 यूनिट की वैल्यू 160, 1 यूनिट की वैल्यू 10, 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुना 10 यानी कि 90 हो जाएगी। तो वाटर 90 रह जाएगा, टोटल तो 360 ही रहेगा क्योंकि रिप्लेसमेंट हो रही है, 360 माइनस 90 270 मिल्क आ जाएगा। तो भैया ऐसा है, 270 मिल्क है, 90 वाटर है, रेशियो 3:1 की है, आंसर है 3:1, ए ऑप्शन इज द आंसर। यही खेल है मेरे भाई, यही है खेला, यही है खेल। समझ में आई? चलो जी, बहुत बढ़िया। ये घर से करना, बिल्कुल सेम सवाल है जैसा अभी पढ़ाया गया था। ये भी घर से करना, ये सारे सेम सवाल हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ हटके सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं, तैयार हो जाइए आप सभी। ये करके दिखाओ, फटाफट से ये करके दिखाओ।
देखो समझो ध्यान से, 3 तरह के बंडल्स में उसने बोटल्स को बेचा है, ठीक है। पहले वाले पे 25% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे वाले पे 10% का लॉस हुआ है, तीसरे वाले पे 15% का प्रॉफिट हुआ है। फिर वो कहता है कि पहले 2 टाइप्स पे ओवरऑल 6% का फायदा हुआ है, और फिर साथ ही वो कहता है कि बाद के 2 टाइप पे ओवरऑल 9% का फायदा हुआ है, ठीक है। ऐसा है, ठीक है, बढ़िया। तो अगर हम पहले 2 टाइप्स की बात करें तो 6%, 15%, 25% और 10% फायदा, नुकसान, ओवरऑल 6%। लगा दिया एलिगेशन, सबट्रैक्ट किया, 19 आ गई वैल्यू। सबट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे 6 माइनस ऑफ माइनस 10, 16 आ गई वैल्यू। 16-19 की रेशियो आ गई। सेकंड और थर्ड में अगर आप देखोगे तो -10, 15 और 9, ठीक है, कुछ ऐसा चल रहा है। -10, 15% और 9। यहां घटाया तो 6 आ गया, यहां घटाया तो 19 आ गया। 9 माइनस ऑफ -10, 19, ठीक है। तो ये 6:19 की रेशियो आ गई। तो कुछ ऐसा चल रहा है, तामझाम कुछ ऐसा चल रहा है। अब यहां तक हर बच्चा पहुंच जाता है, यहां तक ठीक भी है। काफी बच्चे इमेजिन करके पहुंच जाते हैं, सोच सोच के भाई ऐसा तो होगा ही, ऐसा तो कर ही देंगे। पर गलती होती है इसके बाद। यहां तक सब सही है। अब इसके बाद आंसर्स काफी बच्चे कुछ निकालते हैं, काफी बच्चे कुछ निकालते हैं, पर ठीक है, बढ़िया है, मजेदार है। पर मुझे जहां तक लग रहा है, ठीक है, हाँ कर रखी है, बस मैंने मेंटली कैलकुलेट कर लिया, कर रखी है। मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं अब। चेंज क्या कर रहा हूं, मैं बस निकलवाना चाहता हूं तुमसे, ये लाइन छोड़ दो। फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टाइप ऑफ बॉटल्स, बस ये निकाल देना है, ठीक है। अब यहां बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को ना मर्ज कर देते हैं, सेकंड सेकंड को मर्ज कर देते हैं, और 96, 114 ऐसे कुछ बना देते हैं, 361 ये रेशियो बना देते हैं। 96, 114, 361 बनाई भी होगी, जो कि गलत है। रीजन इज, एक बात बताओ, यहां से तुम्हें नंबर ऑफ बोटल्स मिल रही हैं, नंबर ऑफ बोटल्स मिल रही हैं तुम्हें यहां से। बताया था ना सीपी की रेशियो आती है, बट सीपी पर बोतल का सेम ही होता है क्योंकि होलसम मैनर में लिया गया है। तो पर बोतल की रेशियो आ रही है यहाँ पे, बोटल्स, नंबर ऑफ बोटल्स की रेशियो आ रही है। 10% प्रॉफिट तुमने यहां भी ले लिया, 10% प्रॉफिट तुमने यहां भी ले लिया, 2 जगहों पे तुमने एक साथ 10% प्रॉफिट ले लिया। क्वांटिटी इधर भी आ रही है, क्वांटिटी इधर भी आ रही है। अगर तुम एलिगेशन को सही से समझे हो तो तुम ये बात भी समझ गए होगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी आ रही है, और नंबर ऑफ क्वांटिटीज इन दोनों जगहों पे कैसे आ सकती है, जब आप दोनों पे एलिगेशन लगा रहे हो तो दोनों जगह सेम वैल्यू कैसे आ सकती है, मेरा सवाल ये है। क्योंकि तुम्हें ओवरऑल प्रॉफिट 9% मिल रहा है, यहाँ पे इधर ओवरऑल प्रॉफिट 6% मिल रहा है। मतलब कहने की बात सिर्फ इतनी है कि जब आप रेशियो निकालोगे ना, जब आप रेशियो कैलकुलेट करोगे, तब ये एक वाले केस में ये 16 ही आएगा, ये 3 वाले केस में ये 19 ही आएगा, पर 2 वाले केस में इंस्टेड ऑफ मर्जिंग आप इनको डायरेक्टली ऐड कर दोगे, क्वांटिटीज को डायरेक्टली ऐड कर दोगे, और ये 25 आ जाएगा। सो दिस विल बी योर रेशियो 16:25:19। ये किस किसने निकाला था, मैं जानना चाहूंगा, एक बार बता देना बस। क्यों आया था ये मैं बताऊंगा, ये किया किस किसने था बस मैं ये जानना चाहूंगा, ऐड क्यों किया वो सब समझाऊंगा मैं सब समझाऊंगा। बस जिन जिन बच्चों ने किया बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं किया, जिसको समझ नहीं आया, अब मेरी बात सुनो ध्यान से।
सबसे पहली बात, यहां पे जो ये जो प्रॉफिट दिए गए हैं ना, 25%, 10%, 15%, ये एक्चुअल क्वांटिटी के बेसिस पे दिए गए हैं। कुछ क्वांटिटी इधर होगी, कुछ क्वांटिटी इधर होगी, कुछ क्वांटिटी इधर होगी, और उसके बेसिस पे इधर 25% का प्रॉफिट, इधर 10% का प्रॉफिट, और इधर 15% का प्रॉफिट होगा। वो कहता है कि अगर आप पहले दो सिचुएशंस को कंबाइन करते हो तो 6% प्रॉफिट आता है। फिर कहता है आप बाद की दो सिचुएशंस को कंबाइन करते हो तो 9% प्रॉफिट आता है। ठीक है, ये दो सिचुएशंस वो आपके सामने। माफी चाहूंगा, कनेक्टिविटी इशू आया था, एक बार मैंने रिफ्रेश किया पूरा का पूरा। ठीक है, अब यहां पे कहा था मैं कि हाँ, मर्ज करेंगे कि ऐड करेंगे, इस सवाल पे थे हम। काफी सारे बच्चों को समझ नहीं आया था। पहले तो जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, खासकर मैंने देखे 8 से 10 नाम है, 8 से 10 नाम है जिन्होंने बोला कि सर हमने ना यही निकाला, यही वाला ऐड कर दिया 25। कौन कौन बच्चे थे, एक बार मैं दोबारा नाम उनका एक बार देखना चाहूंगा जिन्होंने ऐसे यही रेशियो निकाली थी। कौन कौन बच्चे थे, एक बार मैं बस एक बार दोबारा नाम देखना चाहूंगा उनका, एक बार नाम एक बार देखना चाहूंगा उनका। अब ऐसे करो, कोई बैठा है आसपास, मम्मी पापा, बड़ा भाई, कोई बड़ी बहन, कोई आसपास बैठा है, उनको कहो कि एक छोटा सा प्यारा सा थप्पड़ लगाए आपको। रीजन इज, आप रट लेते हो चीजों को, प्रॉब्लम यहां आती है, रट लेते हो चीजों को। मैंने आपको सिखाया था कि जब आप दोनों को ऐड करते हो, दोनों को ऐड करना होता है, जब जैसे कि 19 और 6 को ऐड किया, ऐसा तब होता है जब आपको तीनों सिचुएशंस का कंबाइंड सिंगल प्रॉफिट दिया हुआ होता है। तीनों सिचुएशंस का कंबाइंड सिंगल प्रॉफिट परसेंटेज दिया होता है। तो उस पॉइंट पे इलॉजिकल हो जाता है मर्ज करना। उस क्वेश्चन पे भी हम आएंगे अभी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वही है हमारा। ठीक है, इलॉजिकल होता है मर्ज करना, बट अभी वो बात तो यहीं पे अभी नहीं करनी ना, वो बात तो उसमें करेंगे कि मर्ज क्यों नहीं करना, ऐड क्यों करना है, वो उसमें बात करते हैं। इसमें आपको दो अलग अलग पेयर्स में प्रॉफिट दिया हुआ है, इन दोनों का प्रॉफिट ये, इन दोनों का प्रॉफिट ये, दोनों सिचुएशंस का अलग अलग प्रॉफिट दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप मर्ज ही करोगे। ये कंफ्यूज हो जाते हैं काफी बच्चे, वो मेरे मुझे उन्हीं 10 15 20 बच्चों को एक बार मैंने इसमें थोड़ा सा घुमाना था ताकि अगली बार वो गलती ना करें। इसमें तो मर्ज ही करेंगे सीधा सीधा। ठीक है, 16:19 या 6:19, तो मर्ज करोगे तो इसको सेम कर लोगे, 19 को और 6 को, तो इससे 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 19 से, इसको 6 से करोगे तो इसको भी 6 से, इसको 19 से करोगे तो इसको भी 19 से। तो यहाँ 96:114 की रेशो आ जाएगी। ठीक है, अब 96:114 की रेशो आ गई, तो उस हिसाब से आप देखोगे सम कितना आ रहा है, 570, नहीं 571 यूनिट्स, पर टोटल क्वांटिटी कितनी है, 8565। 15 गुना जा रहा है क्या, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 15 लग तो रही है, 15 ही है। एक यूनिट की वैल्यू जा रही है 15। हमने क्या बताना है, हमने डिफरेंस बताना है फर्स्ट और थर्ड टाइप का। फर्स्ट और थर्ड टाइप का डिफरेंस आप निकाल लो। 96 घटाना है, 100 घटा के 4 जोड़ दो, 100 घटाया 261, 4 जोड़ दिया 265, और एक यूनिट की वैल्यू 15। तो 15 का 2 गुना 30, तो 15 का 20 गुना इतना, 15 का 60 गुना 900, 15 का 5 गुना 75, 3975 इज योर आंसर। ए ऑप्शन इज योर आंसर। इस केस में मर्ज ही करेंगे, पर किस केस में मर्ज नहीं करना है वो देख लेते हैं, वो काम की चीज है क्योंकि वो डिफरेंट है थोड़ा सा। ठीक है, उसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनना बस। इसमें तो आपको दो अलग अलग जगह पे डिस्टिंग्विश्ड दिया था, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप बड़े आराम से मर्ज करो क्योंकि वो दो अलग अलग रेशियोज ही आ रही हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन था वो, लगाओ दिमाग।
समझो जनाब, समझो, बहुत प्यारा सवाल है और पिछले सवाल में जो कंफ्यूजन क्रिएट हुई है वो यहाँ पे सॉर्ट होगी। आपके पास 3 तरह के राइस हैं, 3 तरह के चावल हैं, ए बी सी। ये 20 रुपए का है, ये 24 रुपए का है, ये 30 रुपए का है। फिर कहता है हमने 20% का फायदा करके 30 रुपए में बेच दिया। 20% का फायदा किया मतलब 1/5 का फायदा किया, मतलब 5 रुपए की चीज 6 में बेच दी। तो 6 की वैल्यू है 30 रुपए, 1 की वैल्यू है 5 रुपए, 5 की वैल्यू है 5 गुना 5 यानी कि 25 रुपए। मतलब ओवरऑल प्राइस जो है, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस जो है 25 रुपए। ओवरऑल कॉस्ट प्राइस 25 रुपए है बच्चों, तो आप एलिगेशन लगा दो। फिर यहाँ पे प्राइस पर केजी है, एलिगेशन लगा दो। पर प्राइस पर केजी पे एलिगेशन लगाओगे तो क्या 20 और 24 पे एलिगेशन लगा के 25 आ सकता है क्या? नहीं, नहीं आ सकता, क्योंकि 20 और 24 के बीच में होना चाहिए 25। तो किस किस पे एलिगेशन लगा सकते हो आप? 20 और 30 पे एलिगेशन लगा के 25 ला सकते हो। मतलब ए और सी पे एलिगेशन लगा के ए और सी पे एलिगेशन लगा के 20 और 30 पे एलिगेशन लगा के हम 25 ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। 20 और 30 पे एलिगेशन लगा के हम 25 ला सकते हैं, और 24 और 30 पे एलिगेशन लगा के हम 25 ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं, ठीक है। ये भी लगाओ फिर एलिगेशन। लगाया आपने, यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आया 5, 5:5 यानी कि 1:1 की रेशियो आ गई। उसके बाद यहाँ लगाया 5, यहाँ लगाया 1, 5:1 की रेशियो आ गई। अब सवाल वही पैदा हो जाता है यार, मर्ज कर दें क्या? मर्ज कर दें। सवाल पैदा हो रहा है मर्ज कर दें, एबीसी की रेशियो निकालने के लिए। सी सी को सेम कर लें, दोनों जगह पे सेम ही है ऑलरेडी, लिख दें सीधा ही। तो सवाल जवाब है नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि ये जो 25 है, ये इन तीनों के मिक्स होने से, तीनों को मिक्स किया तो उससे जो ओवरऑल प्राइस बना, ए वाला प्राइस, बी वाला प्राइस, सी वाला प्राइस, उसके ए के जी, बी के जी, सी के जी से मिक्स करने पर जो हमें प्राइस मिला वो ये 25 रुपए वाला, ये है वो 25 वाला प्राइस। 25 प्राइस वही है, 25 रुपीज। पर आप एक चीज इमेजिन करो, अगर आप यहां पे एलिगेशन लगा रहे हो, यहां से आपको प्राइस मिल रहा है, यहां से आपको क्वांटिटी मिल रही है ये, इधर आप एलिगेशन लगा रहे हो, इधर से ये क्वांटिटी मिल रही है ये, आप क्या कर रहे हो? इन दोनों को सेम कर रहे हो, या तो सेम तो है, नहीं होती तो करते। इन दोनों को सेम कर रहे हो, इन दोनों को सेम कर रहे हो, तो क्या आप एक क्वांटिटी 2 बार नहीं ले रहे? और एक ही क्वांटिटी एलिगेशन लगाने के लिए, देखो आइडियली क्या होता है, एलिगेशन लगाते हो तो उससे क्वांटिटी मिलती है। तो चलो एक बार सी की क्वांटिटी मिल गई आपको, दोबारा से फिर से सी की क्वांटिटी, दो दो बार सी की क्वांटिटी, दो दो बार सी की क्वांटिटी आएगी, तो क्या वो दोनों की दोनों सेम होनी भी जरूरी है? क्योंकि इन दोनों को मिक्स करके 25 रुपए प्राइस बनाने के लिए जो सी की क्वांटिटी यूज हो रही है, और इन दोनों को मिक्स करके 25 रुपए प्राइस बनाने के लिए जो यहां सी की क्वांटिटी मिक्स हो रही है, ये दोनों सेम कैसे हो सकती हैं? डबल हो जाएंगी 2 बार लोगे तो क्या होता क्या है इसमें एक्चुअल में? इसमें एक्चुअल में ये होता है, देखो मैं बताता हूँ। ए वाला, बी वाला, सी वाला, 3 तरह की है। आपको मान लो आपके पास ना ये 3 तरह की ना बोरियां रखी हुई हैं, 3 तरह की बोरियां रखी हुई हैं राइस की, इमेजिन करो। ठीक है, 3 तरह की बोरियां रखी हुई हैं तुम्हारे पास राइस की है, इमेजिन तो करो। 3 तरह की बोरियां हैं तुम्हारे पास राइस की। तुमने क्या किया, सी का 2 बार इस्तेमाल करना था ना, तो तुमने क्या किया, थोड़ी सी 2 हिस्सों में तोड़ दिया इस बोरी को, 2 हिस्सों में तोड़ दिया इस बोरी को। ठीक है, एक का एलिगेशन लगा दिया तुमने ए के साथ, एक का एलिगेशन लगा दिया तुमने बी, का एलिगेशन लगा दिया तुमने सी के साथ। इससे क्या होगा, जब ए और सी का एलिगेशन लगेगा तुम्हें सी की एक क्वांटिटी मिलेगी, जब बी और सी का एलिगेशन लगेगा तब तुम्हें सी की एक क्वांटिटी मिलेगी। पर अगर तुम्हें सी की पूरी क्वांटिटी निकालनी है तो दोनों से मिलने वाली क्वांटिटीज को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तब ये चीज लॉजिकल मैनर में सही है। तो इधर से ए की वैल्यू आई है 1, इधर से बी की वैल्यू आई है 5, इधर से सी की वैल्यू आई है 1, और इधर से सी की वैल्यू आई है 1, तो 1 + 1 हो जाएगा ये। तो ये कुल मिला के हो जाएगा 1:5:2। क्या हो जाएगा? 1:5:2।
1:5:2 यानी कि डी ऑप्शन इज द आंसर। बट एक और बात बताऊं, ये मेथड भी फूल प्रूफ नहीं है। मतलब तगड़े वाला होता है ना, फूल प्रूफ मेथड होता है, ये वो नहीं है। क्या है फिर फूल प्रूफ मेथड? इसका फूल प्रूफ मेथड है नेट इफेक्ट जीरो वाला, एनी जेड, जो एवरेज में पढ़ाऊंगा आगे, पर यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ उसका। क्या है वो? हम मान लेते हैं कि x:y:z की रेशियो में इनको मिक्स किया गया है, मान लेते हैं, ठीक है। हम डेविएशन देखेंगे, 25 से 20 जाते हुए कितनी डेविएशन है? 5 की। 25 से 24 जाते हुए कितनी डेविएशन है? 1 की। 25 से 30 जाते हुए कितनी डेविएशन है? +5 की। -5 की डेविएशन x के लिए, तो टोटल हो गई -5x। -1 की डेविएशन y के लिए, तो टोटल कितनी होगी? -y। +5 की डेविएशन कितने कितने के लिए? z के लिए। +5 की डेविएशन कितने की किसके लिए? z के लिए, तो ये होगी +5z। तो -5x -y +5z इक्वल्स टू 0। 0 क्यों? क्योंकि आप ओवरऑल प्राइस से, एवरेज प्राइस से डेविएशन लगा रहे हो, और जब भी आप एवरेज प्राइस से डेविएशन लगाते हो तो आपका नेट इफेक्ट 0 आता है, ठीक है। अब यहां पे आपने देखा, ये आपके सामने आ गया। अब 5z, इसको इधर भेज दिया, 5x - 5z इज इक्वल टू -y, और इसका कुछ भी बना दो सिंपल सा, y इज इक्वल टू 5z - 5x, y इज इक्वल टू 5 - z - x, 5 × z - x। अब एक रिलेशन बन गया। अब देख लो इनमें से कौन सी ऐसी इक्वेशन है, जो रेशियो है, जो इस इक्वेशन के साथ जस्टिफाई कर रही है? सिर्फ यही कर रही है, क्योंकि z - x करोगे ना, 2 - 1 करोगे तो 1 आएगा, 5 × 1 आएगा 5, और y की वैल्यू 5 आ जाएगी, जो कि आप देख पा रहे हो बीच में लिखी हुई है 5, ठीक है। और कहीं पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो ऑप्शन से चेक करना हो गया। ऑप्शन से चेक करना नहीं हुआ। ऐसे कॉम्बिनेशन के लिए जब 3 प्राइसेस दिए जाते हैं ना, 3 प्राइसेस आपको दिए गए हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन के लिए जिसमें सिर्फ ओवरऑल प्राइस सिर्फ एक दिया जाता है, मोर देन 1 रेशियो पॉसिबल होती है। जैसे कि मान लो आपको मैं एक रेशियो बना के देता हूं, आपको मैं, अब आप देखो, मान लो ये रेशियो है, ये रेशियो जो लिखी है ना सामने मैंने, 2:25:7, इनमें से कोई भी नहीं है ना, ये 152 है, बट स्टिल ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। आप चाहे निकाल के देख लो इसको, सॉल्व करके देखोगे ना, आपको यही मिलेगा। 2:25:7 भी इसको सेटिस्फाई करेगी। फिर अब क्या करें? क्या ये गलत है? नहीं। ऐसा ये क्वेश्चन प्री में आता नहीं है आपके, ये क्वेश्चन आता है मेंस में, और वो पूछता है आपको 5 रेशियो देता है, कहता है इनमें से कौन कौन सी रेशियो पॉसिबल है, और उसमें मोर देन 1 आंसर आता है। मोर देन 1 आंसर आता है तो उसके लिए आपको एनी जेड का अप्रोच ही लगाना पड़ेगा, यही बेस्ट अप्रोच है। तो इसमें ये मत करो, ये बस समझाने के लिए जरूरी था, आना चाहिए। ये एक ऐसा अप्रोच है बहुत सारी किताबों में भी गलत दिया गया है, बहुत सारी क्या 90% किताबों में गलत दिया गया। इसका सही अप्रोच, सबसे बेस्ट अप्रोच ये वाला है। ध्यान रखना अगली बार से ये चीज, एक बार एनी जेड में दोबारा भी बताऊंगा तब रिवाइज हो जाएगी, ध्यान रखना। दोबारा भी बताऊंगा मैं, ये रिवाइज जरूर करना है ये चीज। सर स्टक हो रहा है बहुत, इंटरनेट रिफ्रेश करो। माइक का इशू तो बस इसी क्लास के लिए है, मैं फिर इसको चेंज ही कर रहा हूँ माइक को। एक बार दोबारा बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुन लो। मैंने मान लिया एक्स वाई जेड की रेशियो है, अभी ना थोड़ा लाइटली लो इसको, अभी आगे नेट एनी जेड पढ़ोगे ना जब एवरेज में, तब दोबारा आके ये क्वेश्चन करना, तब और आसान लगेगा, ठीक है। एक्स वाई जेड की रेशियो है आपके पास। अब 25 ओवरऑल प्राइस है, 25 से 20 की डेविएशन कितनी है? -5। 25 से 20 जाने के लिए -5 करना पड़ता है, 25 से 24 जाने के लिए -1, 25 से 30 जाने के लिए +5। -5 की डेविएशन x के लिए तो -5x की डेविएशन हो गई, -1 की डेविएशन y के लिए तो -y की डेविएशन हो गई, +5 की डेविएशन z के लिए तो +5z की डेविएशन हो गई। तो ओवरऑल कितनी आ गई? -5x -y +5z। ये सारी 0 के बराबर होगी, क्योंकि आप एवरेज से डेविएशन लगा रहे हो, ओवरऑल प्राइस से डेविएशन लगा रहे हो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दिया हमने। अब ये x y z यहीं तो दिए गए हैं, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, z की वैल्यू 1, 161, 162, 152। अब इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी? आप देख लो, सिर्फ और सिर्फ d कर रही है। आप z की जगह 2 रखो, x की जगह 1, 2 - 1 होता है 1, 1 5 5,
y की वैल्यू 5, सिर्फ d वाली जस्टिफाई कर रही है और कोई जस्टिफाई ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है। ठीक है, तो आप सभी के सभी स्टूडेंट्स ये एक बार दोबारा रिवाइज करना, तब जाके मजा आएगा। और मिक्सचर्स एंड एलिगेशन हमारा चैप्टर जो है बहुत जरूरी, बहुत प्यारा चैप्टर है, और मैं इसकी एक एक्स्ट्रा क्लास और लूंगा। आज तो अभी इसको यहीं पे एंड कर रहे हैं हम, एक एक्स्ट्रा क्लास और लूंगा मैं इसकी, मुझे थोड़ी सी कम तसल्ली हुई है इसकी। एक एक्स्ट्रा क्लास और लेंगे इसकी, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप इसके अंदर सॉल्व करेंगे हम। 4 क्लासेस इसकी लगभग 3 हो गई हैं, एक और क्लास होगी अभी। कल तो हम प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करेंगे। कमिंग डेज में, आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं एक मिक्सचर एंड एलिगेशन की एक्स्ट्रा क्लास और लूंगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स रेडी रहिएगा, पूरा अच्छे से पार्टिसिपेट करना है आपने, कोई कमी नहीं छोड़नी। एक मैं आपको अभी कॉल करूंगा, सभी स्टूडेंट से बात जरूर करूंगा मैं एक बार, 1 या 2 बच्चों से, जितनों से अभी बात हो पाएगी। ठीक है, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हाय अमित, कैसे हेलो। हो? हाँ सर, बढ़िया हूँ। कहाँ से हैं आप? सर आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। कहाँ से हैं आप? हाँ, मैं कोलकाता से हूँ। कोलकाता से हैं आप, ठीक है। बताइए, हाँ सब सही चल सर। रहा है? क्लास में सब समझ में आया? हाँ हाँ, फिलहाल तो कुछ दिन पहले मेरा बहुत तबीयत खराब था, तो 15 दिन तक मैंने कुछ भी क्लास अटेंड नहीं कर पाया, पर मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने आपका क्लास देखा था, जो आपका जो प्रीवियस, वो बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर। पर प्रॉब्लम यही हो रहा है कि जब एग्जाम में टाइमर चलते हैं ना, तो तब हम जो कन्वेंशनल मेथड को हम सीख के आए थे, वही पहले अप्लाई कर रहे हैं। तो इसीलिए सर, मेरा हिंदी थोड़ी खराब है, क्योंकि मेरा मदर टंग बंगाली है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई तो दिक्कत नहीं है। अभी मैं देखो एक बात बताओ, सिंपल सी बात, एक देखो, जो चीज हम ज्यादा करते हैं ना, वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठती है। हमने ज्यादा हाँ अभी सब कन्वेंशनल किया हुआ है। आप भी मानते होंगे, जब तक कन्वेंशनल चीज हमारी ग्रेटर की तरफ रहेगी, तब तक हमारे दिमाग में भी वही चीज आएगी। ठीक है, बार एग्जैक्टली। बार। और प्रेशर कंडीशंस में हम वही ज्यादा करते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा होता है। अब एग्जाम में एग्जैक्टली। प्रेशर कंडीशन होती है, इसलिए वहां पे वो चीज जल्दी दिमाग में आ जाती है जो ज्यादा अच्छे से बैठी हुई है, जो ज्यादा बार की हुई है। तो इसलिए प्रैक्टिस करो इसकी ज्यादा, क्योंकि ये भी आप जानते हो, कन्वेंशनल में टाइम ज्यादा लगता है, इसमें कम लगेगा, बट इसमें कम हाँ, तब लगेगा, ये याद तब आएगा जब इसकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी। तो प्रैक्टिस ज्यादा बार बार होगी। रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो। और सर, मैंने 2 साल से बैंकिंग का एग्जाम तो दिया था, पर जो प्रॉब्लम जो हो रहा था वो क्वांट सेक्शन में, वो अरिथमेटिक में ही हुआ था, क्योंकि जो स्पीड मैथ था वो मतलब जो 20 से 25 तक आपका क्लर्क एग्जाम में डीआई और सिंप्लीफिकेशन और वगैरह रहते थे, तो वो हो जाता था। पर जो 10 का जो अरिथमेटिक था ना, तो वो प्रेशर सिचुएशन में 5 मिनट्स में 10 मैथ्स करना, तब वो मुश्किल हो जाता है। तो इसका इसको प्रैक्टिस। वही टॉपिक वाइज करो अभी, और इसके बिना देखो मेंस तो कर ही नहीं सकते आप। अभी आईबीपीएस पीओ हाँ। का मेंस का स्कोर कार्ड आया हुआ है, मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस हैं, एक बच्चे के 60 में से 40 मार्क्स आए हुए हैं मेंस में। ओके। कैसे हाँ आए हाँ। होंगे? वो अरिथमेटिक की वजह से। और एक बच्चा, अच्छा। और कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका आईबीपीएस पीओ मेंस निकला है ओनली बिकॉज ऑफ क्वांट। बहुत पास से वो रह जाते बाकी सब्जेक्ट्स की वजह से। अभी आप सभी के सामने जीए कितनी अनप्रिडिक्टेबल आ रही है। हाँ जीए हाँ। के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे बच्चे पहले ज्यादा, अब जीए बहुत एग्जैक्टली। अनप्रिडिक्टेबल आने लगी है। और हाँ। वहीं पे उनके क्वांट में जो वहां पे बहुत अच्छा स्कोर जिन्होंने कट ऑफ निकाली है, उसमें से मैं देख के बहुत खुश हुआ। अभी मैंने ज्यादा मैसेजेस नहीं पढ़े, 3-4 तो मैसेजेस ऐसे पढ़े जिसमें उनके 32-35 मार्क्स हैं 60 में से। और एक बच्चे के मैसेज जो उसने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा हुआ था, उसके मार्क्स थे 40 60 में से। वो मैं देख के काफी खुशी हुई, और क्लियर दिख रहा था कि उसको वही मार्क्स वहां से निकले हैं, उसी सेक्शन में से एग्जैक्ट। उसने मार्क्स निकाले हैं, तभी ओवरऑल उसकी कट ऑफ क्रैक हुई है। सर, और एक बात, आईबीपीएस पीओ मेंस मैंने भी दिया था इस बार। तो मेरा मतलब क्वांट में सिर्फ 10 मार्क्स से आए हैं, हम्म। क्योंकि मैं बहुत डीआई पे लेवल था। कितने मार्क्स आए हैं? अब 10 मार्क्स। 3 मार्क्स? 10 10 10 10। अच्छा, 10 मार्क्स, ठीक है। हाँ। ओके, अभी कोई मैं बात नहीं। तब, हाँ, डीआई में बहुत ज्यादा रिलायबल था। पर वो जो आपका जो क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन था ना, मतलब क्वांटिटी को आपको कंपैरिजन करने वाला जो मैथ था, उसमें अरिथमेटिक ही ज्यादा था। तो तब मुझे समझ आया कि अरिथमेटिक का बेस कितना पकड़ होना जरूरी है। तो बिना अरिथमेटिक के नहीं हो सकता यार क्लियर मीन्स। ये पता हाँ नहीं सर। क्यों बच्चे छोड़ देते हैं।
पर नहीं छोड़ना चाहिए बिना अर्थ में। आपकी डीआई की भी बहुत ज्यादा वीक डीआई होगी अगर आपकी अर्थमेटिक अच्छी नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, आप बड़े रेशियो वीक तरीके प्रोपोर्शन से वाला। डीआई सॉल्व करते हो। हाँ जी, तो वो चीजें मैटर करती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट डालती हैं। तो आप मानो जो चीज मैं बोल रहा हूँ, अर्थमेटिक अच्छे से कंप्लीट करो पेशेंस के साथ, फिर देखो आप कितने तगड़े, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्वांट फिर। एकदम एकदम, मैं आपका पूरा वो क्लास का शेड्यूल ही फॉलो कर रहा हूँ और जो मटेरियल्स है उससे ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी। ठीक है, ठीक, ओके चलो ओके करो। सर, थैंक गॉड यू। ब्लेस यू। यस सर। राहिला, हाउ आर यू? सर आई एम फाइन, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। कहाँ से हो आप? सर मैं एमपी से हूँ। मध्य प्रदेश से, ठीक है। कैसी चल रही है तैयारी आपकी? सर मेरी तैयारी ठीक ही चल रही है, मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। थोड़ा डिटेल में बताओ क्या इशू आ रहा है। सर मैं सारे ही सब्जेक्ट्स में वीक हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दूँ। मेरी मैथ्स की भी मैं अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ। शुरू में जब आपके सारे सब्जेक्ट्स आप एक साथ लेके चल रहे हो, उस टाइम पे आप प्रैक्टिस जो होता है ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है, वो कम करो। क्लास पूरी करो अच्छे से और क्लास के क्वेश्चंस को रीसॉल्व करो बस। जब आपको लगे कि फ्लो बनने लग गया है, थोड़ा टाइम मेरा निकलने लग गया है, फिर आप क्वेश्चन बुकलेट उठानी शुरू करो। ठीक है, क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करो। फिर धीरे धीरे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका वीडियो वॉचिंग टाइम कम होता जाएगा और सॉल्विंग टाइम बढ़ता जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप ये देखो कि आप प्रायोरिटाइज किसको कर रहे हो। आप ये देखो कि आप क्वेश्चंस, क्लास जो है ना वो परफेक्टली कवर होनी चाहिए। क्लास रिवाइज करके उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहे शुरू के दिनों में नहीं भी प्रैक्टिस करोगे तो चल जाएगा। सर एक और प्रॉब्लम होता है कि जैसे मैं लगातार क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रही हूँ, एक चैप्टर कंप्लीट किया, नेक्स्ट पे स्विच किया, तो पिछले चैप्टर्स जो है वो कॉन्सेप्ट्स मैं भूल जाती हूँ। सबके साथ होता है, आपके साथ कुछ नया नहीं है। आप बस ये करो कि वीक, एक हफ्ता 10 दिन बाद बीच में छुट्टियां तो आती हैं, जैसे मेरी मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। वो इसी पर्पस को लेके होता है कि आप पिछले हफ्ते जितना पढ़ा है एक बार क्विक उसको उस पर नजर फेर लो, अपनी पूरा पूरा एक बार देख लो क्या क्या कराया है, एक बार रिवाइज कर लो सारा का सारा। इसीलिए मैं, जब आप थोड़ा आगे पहुंचोगे ना इस कोर्स में, फिर मैं आपको बोलूंगा A4 शीट नोट्स बनाने के लिए। A4 शीट नोट्स क्या होते हैं, एक पूरी A4 शीट होती है ना, उसके बीच में लाइन लगाओ और उसके पार्टीशन बना दो उसके अंदर, और उसके अंदर जैसे अराउंड अराउंड बॉक्सेस बन जाएंगे आपके 10 to 15 बॉक्सेस, 10-20 बॉक्सेस बन जाएंगे आपके। उन 20 बॉक्सेस में 20 मेजर कॉन्सेप्ट लिख दो चैप्टर के, ताकि एक पेज देखा आपने पूरा और आपने 20 के 20 जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे उस चैप्टर के एक नजर में देख लिए। इससे क्या होगा, पेपर के पास रिवाइज बहुत इजीली हो जाता है। ओके सर, तो ये थैंक धीरे यू। धीरे होगा, फ्लो बनेगा धीरे धीरे। आप बस ये चीज ध्यान रखो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। देखो, क्लास आपके लिए नया है, सब कॉन्सेप्ट नया है आपके लिए, कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो वो आपके लिए बिल्कुल न्यू है। अब आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छा करने के बजाय आप ये ज्यादा चीजें कवर करने की सोच रहे हो, तो फिर कोई फायदा नहीं है, वो टाइम वेस्ट गया। सबसे पहली चीज आपकी ये, क्लास रिवाइज करके क्लास के क्वेश्चंस एक बार अच्छे से दोबारा सॉल्व कर लो। फिर फ्लो बनने लगेगा, धीरे धीरे आप भी कंफर्टेबल होने लगोगे, फिर रिपीटिशन भी स्टार्ट हो जाएगी। कॉन्सेप्ट लिमिटेड है बैंक की तैयारी में, आपको भी पता है, डेप्थ चाहिए। जब लग रहा है कि रिपीटिशन स्टार्ट हो गई, अब 1-2 महीने हो गए, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अब वही चीजें दोबारा मेरे सामने आने लगी हैं कॉन्सेप्ट में, अब मेरी बारी आई है, अब मैं क्वेश्चंस, अब इसके क्वेश्चंस उठाना शुरू करती हूँ। ये सोचो फिर। सर मैं पहले भी सॉल्व किए थे बट मैं कॉन्सेप्ट्स भूल गई हूँ और मेरे कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर भी नहीं हुए थे, इसलिए मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की। आपकी क्लास मुझे काफी हेल्प करती है। सब सब फ्लो बन जाएगा, आप तैयारी छोड़ना मत बीच में। यस सर। ठीक है, ओके राहिला, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू सर। तो अब आप मिक्सचर एलिगेशन अपना चैप्टर फिनिश करो, जहां भी जो भी बुकलेट उठाओगे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब आप अच्छे से उसको फिनिश करो। एक क्लास और लूंगा मैं, अभी भी कह रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए अभी पढ़े हैं जो आपने अभी करने हैं। ठीक है, ये सेशन अभी मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आप अपना, आप वैसे मैंने आपको बुक्स बताई हुई हैं, RS अग्रवाल, सर्वेश के वर्मा, या फिर एस, या इन किताबों में से किसी में से भी आप अपना उठाओ, ये टॉपिक खत्म करो। और जैसे कि आप सभी जानते ही हो कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसकी प्रैक्टिस भी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो पहले इजी क्वेश्चन कर लो, जब तक लग रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, इजी इजी क्वेश्चन पहले कर लो। फिर जब लगे कि यार इजी क्वेश्चन करके अब कॉन्फिडेंस आने लगा है, फिर लेवल रेज करो।
फिर लेवल रेस करो। फिर जब थर्ड लेवल पे जाओगे ना, फिर कॉन्फिडेंस फिर गिर जाएगा क्योंकि वो नहीं होगा। फिर क्या करो, सेकंड लेवल और फर्स्ट लेवल को रिवाइज करके फिर दोबारा थर्ड लेवल उठाओ, फिर होने लग जाएगा। ठीक है, पेशेंस रखना सबसे जरूरी है अरिथमेटिक में। जितना अच्छे से पेशेंस रखोगे आप, विद टाइम प्रोडक्टिविटी बेटर होती जाएगी। बस एक चीज का ध्यान रखो, सबसे टफ गेम यही है, सबसे मुश्किल है अरिथमेटिक करते हुए पेशेंस रखना। वंस द अरिथमेटिक इज कंप्लीटेड इन डिटेल्ड एंड परफेक्ट मैनर, आपकी तैयारी बाकियों से बहुत बढ़िया हो जाएगी। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मेजोरिटी पेशेंस नहीं रख पाती अरिथमेटिक में और वो बीच में छोड़ देती है, और यही उनका मेन कारण होता है बैंक एग्जाम क्वालिफाई ना करने का। ठीक है, तो लगे रहो, पेशेंस बनाए रखो, रिवाइज करते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।